हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, कल मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने बताया था कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो आपका 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए बचे हुए 100 दिन में अर्थात कि अगले 3 महीने में आपको कौन कौन से 10 बिंदु मैंने बताए थे जिन पर काम करना है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपको वाकई चाहिए कि हाँ प्रीलिम्स मुझे निकालना है सर, तो उन वीडियोस को जरूर देख लेना। कल मैंने पोस्ट किया था और टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था। उसमें मैंने बहुत सारी चीजों के रिवीजन पर फोकस किया था, जिसमें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर का भी पीवाईक्यू रिवीजन मैंने रखा था। और इसी कड़ी में ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर जब 17 मार्च को पेपर था, उससे पहले ही मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंपाइल करके पूरी उसकी क्लास प्रोवाइड करा दी थी, जो कि पिछले 2015 से लेकर 2023 तक के 9 साल का जो पेपर है वो पूरा कवर किया गया। यानी टोटल 180 से लेकर 190 क्वेश्चन के करीब आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि पर ईयर मतलब कि एक सब्जेक्ट से 20 प्रश्न के आसपास आ जाते हैं। इसीलिए एक एवरेज जो है कि मैं 180 मान रहा हूं। और ये केवल 180 क्वेश्चन नहीं होंगे, 180 टॉपिक भी हैं, साथ में इनकी जो व्याख्या और अदर स्टेटमेंट दिए जाते हैं, अदर ऑप्शन दिए जाते हैं, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो यहां पर आपका पीवाईक्यू के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक भी रिवीजन हो जाता है। और ये पूरी तरीके से मैंने हैंड रिटन नोट्स के तौर पे तैयार कर रखा है, जो आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है। इससे फायदा ये होता है कि हम कम समय में एक एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को इजीली एनालिसिस करके रिवाइज कर पाते हैं। यानी 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा 2023 से लेकर 2015 तक के पीवाईक्यूज सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट कर लोगे। जबकि यही चीजें जब आप घटना चक्र पूर्वालोकन या यूथ की पब्लिकेशन या दृष्टि किसी भी बुक में पढ़ते हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और उनको अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। और सब्जेक्ट वाइज करने का फायदा ये होता है कि आप ट्रेंड पता कर पाते हो कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब्जेक्ट में रिपीट हो रहे हैं बार बार। ये सभी चीजें एक जगह जब लिखे होते हैं एक ही सब्जेक्ट के नोट्स, तब आपको क्लियर होता है। तो चलो बिना टाइम गंवाए हुए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का मतलब आप ये मान के चलिए कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें मिलेगा आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। ये सारे टॉपिक्स इसमें एक ही में इंक्लूड है। और अगर आप इसकी पीडीएफ को बाई करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, या फिर मैं डिस्प्ले पर लिख देता हूँ 8527594636। वहां पर जाके आप ये पीडीएफ को बाई कर सकते हो, जिसमें सारे सब्जेक्ट लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया और सारी चीजें एक ही में लिखी हुई है। चलिए 2023 के हम पीवाईक्यूज पर एनालिसिस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था पुस्तकों से, और कई बार होता है कि बुक्स के मिलान करने के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे मिरात ए सिकंदरी के बारे में पूछा जा रहा है, बुरहान ए मासिर के बारे में, रियाज उस सलातीन के बारे में और रियाज उल इंसा के बारे में। डेफिनेटली कह सकता हूं कि इसमें से 10% बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे कि इन्होंने इस पुस्तकों के बारे में भी सुना होगा। अदरवाइज नॉर्मल सारी बुक्स आप पढ़ लेते हो, लेकिन ये कुछ ऐसी मतलब कह सकते हो कि अलग तरीके की बुक है, या यूं कहें कि अपवादिक तौर पे जो जनरली किताबों में नहीं मिलती हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया। मिरात ए सिकंदरी गुजरात की विषय के बारे में इसमें लिखा गया है। बुरहान ए मासिर की बात करें तो बहमनी के अहमदनगर का इतिहास दिया गया इसमें। रियाज उस सलातिन की बात करें तो बंगाल का इतिहास इसमें लिखा गया है। और रियाज उल इंसा की बात करें तो महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है, महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। अब इनमें से ही कोई अगर पुस्तक आपके 2024 के प्रीलिम्स में आ जाए तो प्रश्न रिपीट हो जाएगा। कैसे रिपीट होंगे, अभी आप आगे जैसे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ोगे वीडियोस में तो क्वेश्चन की रिपीटेशन नंबर बढ़ते जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि सारी के सारे हिस्ट्री के यहाँ पीवाईक्यूज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। अब ध्यान से समझना, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा भी जाता है कि उसने अनुवाद विभाग पे जो है कि बहुत काम किया, स्पेशली फारसी पुस्तकों, फारसी अनुवाद में। तो उसने क्या किया, जब नागरकोट किले का अभियान किया था ना गुजरात में, तब वहां से 300 संस्कृत पुस्तकें जो है कि उसे प्राप्त हुई और उसने इनके ज्ञान को अर्जित करने के लिए फारसी में अनुवाद करा दिया। और ये अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो अजीजुद्दीन खान के द्वारा किया गया। और साथ ही साथ इसको जो बात जो लिखी गई, मतलब कि जो नाम दिया गया, दलायल अब फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है, जिसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। अर्थात ये जो 300 संस्कृत पुस्तकों का जो अनुवाद है उसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है, फारसी भाषा में लिखा गया दलायल अब फिरोज शाही ग्रंथ है। और ध्यान देना कि ये जो 300 संस्कृत पुस्तकें थी, इसका अनुवाद फारसी में किसने किया, अजीजुद्दीन खान ने किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था।
अनुशीलन समिति दोस्तों, अनुशीलन समिति, क्योंकि यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिस दौरान हमारी जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले आपका जो बंगाल विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुए, उस दौरान जो है कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी। और वहीं आप देखोगे 1907 में जब कांग्रेस का डिवीजन हो गया, जिसमें उग्रवादी और उदारवादी अर्थात गर्मपंथी नरमपंथी अलग हो गए, तो उन्होंने अपनी एक अलग रणनीति का पालन करना शुरू किया। और साथ ही साथ इसे हम दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं, 1912 के नाम से। और जिसमें मास्टर अमीर चंद, रास बिहारी बोस, अवध बिहारी आदि लोग प्रमुख थे और दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। इसने क्या किया था? देशद्रोही कर दी थी, क्योंकि यह भी व्यक्ति इसमें शामिल था। लेकिन सरकार यानी कि अंग्रेजों के लालच में आने के बाद इसने भारतीयों के खिलाफ ही गवाही दे दी सरकारी गवाह के तौर पे कि हाँ, इस षड्यंत्र में मास्टर अमीर चंद, रास बिहारी बोस और अवध बिहारी जैसे लोग शामिल थे। और इसी को हम दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं, जो बॉम्ब लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, और ये कई बार पूछा जाता है, जिसमें कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है आपका ये प्रश्न। जैसे इसको बिल्कुल आप लोग तैयार कर लो, रट लो। यहाँ पे दर्शन दिए हुए कुछ और ये प्रवर्तक दिए हुए हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे सारे के सारे 8 जो दर्शन होते हैं वो एक ही जगह पे लिख दिए हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में केवल 4 दर्शन होते हैं और उनके प्रवर्तक के बारे में कहता है। जैसे सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो इसको कपिल महोदय ने दिया है। किसने दिया? कपिल ने दिया। और योग दर्शन की बात करेंगे तो इसको पतंजलि जी ने दिया, और इसीलिए बाबा रामदेव जी ने भी अपने ट्रस्ट या संस्था का नाम पतंजलि रखा है और उनको योग गुरु भी माना जाता है। फिर चारवाक की बात करेंगे तो इसको चारवाक ने ही दिया है। न्याय की बात करेंगे तो गौतम ने दिया है। वैशेषिक की बात करेंगे तो कणाद ने दिया है। पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो जैमिनी ने दिया, और उत्तर मीमांसा की बात करेंगे तो बादरायण ने दिया। अब यहाँ पे आपको ये पूरी तरीके से ट्रिक बना लेनी है। जैसे अगर मैं पूजय लिख देता हूं, ठीक है, अगर मैं पूजय लिख देता हूं, पूजय, इसका मतलब पूर्व मीमांसा से संबंधित कौन हो गया? जैमिनी हो गया। या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि हम यार आपकी बातें सुन के ऊब रहे हैं, नींद आ रही है, यानी उत्तर मीमांसा के बादरायण हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हो। जैसे नगव कर सकते हो, नगव यानी न्याय के गौतम हो गए। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स होती है जो आप अपने याद करने के लिए बना सकते हो, क्योंकि ये कई बार मिलान करने के लिए आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, स्पेशली पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को लेकर कि किसके जैमिनी और किसके बादरायण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 रहेगा कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया दोस्तों? 1871 में किया गया था। किसके दौरान किया गया था? इस समय गवर्नर कौन था भारत का? आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज फिर मैं बता ही दूंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौन थे उस समय? लॉर्ड मेयो साहब थे। ठीक है, लॉर्ड मेयो साहब थे, जिनके समय 1871 में पहली बार भारत में जनगणना हुई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 1881 की, तो उस समय हमारे लॉर्ड होते हैं रिपन महोदय, जो काफी भारतीय मतलब कि भारतीय आकांक्षाओं के प्रति काफी संवेदनशील थे, भारतीय समस्याओं के प्रति काफी संवेदनशील थे और काफी अच्छे उन्होंने काम किए। लॉर्ड रिपन ने 1881 में फिर पहली जो है कि संपूर्ण तरीके से जनगणना की, और वहीं से फिर रेगुलर हर एक दशक पे जो है कि जनगणना होने लगी। 1891, फिर 2001, ऐसे करके पूरी की पूरी जनगणना होने लगी। तो स्टार्टिंग हुई थी लॉर्ड मेयो के दौरान, लेकिन आगे चल के लॉर्ड रिपन ने इसको कंटिन्यू किया। चरक संहिता की बात करेंगे, इसमें कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित किया गया है? तो इसमें टोटल 120 चैप्टर हैं और जिनको 8 खंड में विभाजित किया गया है, जिसके बारे में यानी चरक संहिता में पूरी की पूरी जो है कि आयुर्वेद के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2023 में, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया? सबसे पहले आपको समझना होगा, ये जो संयुक्त प्रांत किसान सभा है, ये संयुक्त प्रांत हमारे यूपी को कहा जाता था, उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश जो नामकरण दिया गया दोस्तों, वो दिया गया 24 जनवरी 1950 को। इससे पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। और यहाँ पे जो किसान सभा का गठन हुआ वो 1918 में हुआ था, जिसमें इंद्र नारायण द्विवेदी जी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय जी प्रमुख थे। इनमें आपको इंद्र नारायण और गौरी शंकर जी का नाम बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हमने किसान सभा से संबंधित सहजानंद सरस्वती को भी पढ़ा है, वो कौन थे? तो देखिए, इस तरीके से आप देखो, यूपी की जो किसान सभा थी ये तो 1918 में स्टैब्लिश हुई। ऐसे दक्षिण भारत की बहुत सारी किसान सभाएं थी, जैसे किसान प्रमुख नेता जो S.A. डांगे साहब थे, और भी कई सारी भारत में अलग अलग किसान सभाएं थी, जिन्होंने मिलकर कहा कि हम एकजुट होकर 1936 में एक किसान सभा बनाएंगे, जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय किसान सभा। क्या रखा गया नाम?
अखिल भारतीय किसान सभा, और इसकी ही जो नेतृत्व करता थे वो थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो बिहार के रहने वाले थे, और इन्होंने 1936 में इसके प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में या नेतृत्वकर्ता के रूप में जानते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, 1918 का और 1936। 1936 में पूरे भारत के जितने भी अलग अलग किसान संगठन थे, किसान सभाएं थी, उनको एकजुट कर एक अखिल भारतीय स्तर पे उसका दर्जा दे दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन था अधिकारी? भाई भागदूह कौन अधिकारी था वैदिक काल के दौरान? तो ये राजस्व जमा करने वाला अधिकारी था, यानी टैक्स को कलेक्ट करने वाला अधिकारी। नेक्स्ट आप देखोगे, मिलिंद पन्नू राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य का संवाद है? भाई मिलिंद पन्नू जो है कि कौन है, देखा जाए तो इसमें राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य है? तो नागसेन। नागसेन क्या थे? एक बौद्ध गुरु थे या एक बौद्ध भिक्षु कह सकते हो, जिन्होंने मिलिंद पन्नू को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, और फिर बाद में मिलिंद पन्नू ने क्या किया, जिसको मिनांडर भी कहते हैं, इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर विभिन्न पेशवाओं का शासनकाल कई बार पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज आप हो जाते हो कि बाजीराव या बालाजी, ये सब पेशवा कौन थे? आज के आप प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हो। जो छत्रपति कौन थे, ध्यान से समझना कि जो छत्रपति होते थे उसे हम राजा कहते थे, आज के राष्ट्रपति महोदय कह सकते हो। राजा के नेतृत्व के साथ जो प्रमुख भूमिका में निभाते थे प्रधानमंत्री के पद को, वो थे पेशवा। पेशवा का जो है कि पद शुरू किया गया था, और बालाजी विश्वनाथ जी 1713 से 20 तक थे। फिर बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक, फिर माधवराव 1761 से 72 तक, फिर नारायण राव 1772 से 1773 तक। यहीं पे रघुनाथ राव का भी खेल आता है। आपको बताना है बाजीराव मस्तानी की जो कहानी आपने देखी है मूवीज के तौर पे, वो कौन से बाजीराव की कहानी थी? क्या वो बाजीराव प्रथम की थी, बाजीराव द्वितीय की थी, या बालाजी बाजीराव की थी? किसकी थी आपको बताना है। और आगे मैं आपको यहाँ पे एक पूना की संधि होती है दोस्तों, पूना की संधि 1818 में होती है शायद, ठीक है, जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में होती है अंतिम युद्ध के दौरान, जहां से पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया था। वो कहते हैं अंग्रेज कि भाई अब पेशवा का पद क्या रहेगा, समाप्त हो जाएगा। अब पूरी तरीके से मराठा जो है कि क्या होंगे, मराठा जो साम्राज्य है अब वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन रहेगा, और पेशवा का पद अब कुछ नहीं रहेगा। 1818 की पूना संधि से समाप्त किया गया। तो यहां पर अगर आपसे पेशवाओं के शासनकाल को पूछा जा रहा है तो हो सकता है 2024 में पेशवा पद की समाप्ति पूछ ले, कौन सी संधि से हुई थी, पूना संधि के नाम से। अगला प्रश्न है आपका, ईवी रामास्वामी से संबंधित है, जो कि एक सामाजिक सुधारक थे, धार्मिक सुधारक के रूप में भी इनको मान्यता प्राप्त है। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में सत्य कथा। देखिए नायकर जनजाति से संबंधित थी, जो इरुला जनजाति से संबंधित थी, और कहां पे थे, केरल में। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, और उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि कांग्रेस गैर ब्राह्मणों की चिंताओं पर महत्व देने में सक्षम नहीं थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ईवी रामास्वामी जी ने असहयोग आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में हिस्सेदारी की थी, और वो कांग्रेस के संगठन से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे उनको लग रहा था कि कांग्रेस में ब्राह्मणों का और वकीलों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, इन लोगों ने गैर ब्राह्मण समुदाय जैसे कि ओबीसी, SC ST, अछूत, मलीन, दलित, इनकी समस्याओं पर कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा है इनके द्वारा, उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया था। तो ध्यान रखना कांग्रेस के सदस्य थे ये, लेकिन बाद में इन्होंने छोड़ दिया। अगला प्रश्न, खरीदादार। खरीदादार कौन था दोस्तों? तो फरमानों को भेजने वाला एक अधिकारी होता। अब यहाँ पे फरमानों को भेजने वाला, जैसे कि हम किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे राज्य में युद्ध के संदेश या किसी प्रकार का जो फरमान होता है ना, आदेश, उसे भेजने के लिए खरीदादार प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पुराणों के संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन राजवंश की जानकारी मिलती है, जो कि एक मौर्योत्तर काल का शासन है, राज सातवाहन, बिल्कुल सही बात है। देखा जाएगा तो तीनों पुराणों में आपको मत्स्य पुराण सबसे पुराना मिलता है। अब आप कहोगे सर मौर्य काल के बाद वाली जानकारी आप दे रहे हो सातवाहन, और फिर भी आप करो मत्स्य पुराण सबसे पुराना। जी हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना कि जो मत्स्य पुराण थी उसकी रचना पहले कर दी गई और उसमें सातवाहनों की जानकारी दी गई। उसके बाद फिर विष्णु पुराण की जानकारी हुई, जिसमें बताया गया कि भाई सातवाहन मौर्य के अंतर्गत आते थे, तो मौर्यों की जानकारी हुई। और इन दोनों के बाद वायु पुराण की रचना की गई, जिसमें गुप्त वंश की जानकारी दी गई थी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमणकारियों का सही काल अनुक्रम क्या है? भाई भारत में सबसे पहले डेरियस शासक, डेरियस प्रथम ने जो है कि दारा सिको जो शासक था, उसने जो है कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। इसमें आपको
क्रम बताना है। पर्शिया यानी ईरान भी कह सकते हो, उसके बाद यूनानी आक्रमण, फिर यवन आक्रमण, फिर आपका शक, फिर पहलव और फिर कुषाण आते हैं। ये पर्शिया या ईरान की बात अगर हम करें, जो फारस की खाड़ी के बाद जो ईरान वगैरह है उसी को पर्शिया कहा जाता है। इसी में हकमनी साम्राज्य होता था और हकमनी वंश का ही डेरियस प्रथम, जिसको दारा प्रथम भी कह दिया जाता था, दारा सिको नहीं, दारा प्रथम, तो सामान्यतः इसका नाम था डेरियस प्रथम, और इसी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था मौर्य साम्राज्य के समय। फिर यूनानी आक्रमण होता है, यवन आक्रमण होते हैं, फिर शक आक्रमण होते हैं। शक में जैसे रुद्रदामन की बात करोगे, भारत में 4 शाखाओं में ये आके बढ़ जाते हैं। फिर पहलव होते हैं, फिर कुषाण, कुषाण वर्ण में जैसे कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस और कनिष्क इसका प्रमुख शासक रहता है। ठीक है, तो ये सारे क्रम आपको पता रहे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी, एक राजा का चैम्बर होगा, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जो 120 सदस्यों से संबंधित होगा, और इसकी स्थापना 1920 में जब हुई थी, जॉर्ज पंचम जो है कि उस समय करते हैं इसकी। अगला है कैप्टन हॉकिंस के बारे में सत्य कथन कौन से दोस्तों? तो 1608 ईस्वी में वो भारत पहुंचते हैं, सूरत पहुंचते सबसे पहले, और वह तुर्की भाषा का एक अच्छा ज्ञाता था। बिल्कुल, वह तुर्की भाषा को भी बहुत अच्छा जानकार था, और 1608 में भारत पहुंचते सूरत में। दोनों स्टेटमेंट सही। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपके स्टेटमेंट वाइज प्रश्न भी पूछे गए हैं आपसे, ताकि वहां पर आपको जानकारी है कि नहीं, इसलिए कथन 1 कथन 2 जो भी सही या गलत है तो हमने उसको सही भी कर दिया अगर कोई टॉपिक जो है कि गलत है तो। फिर यहाँ पर आप देखोगे संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट में विकसित की गई थी? भाई संगीत की क्या है? टप्पा शैली। सबसे पहले बहुत सारी जैसे शैलियां होती है संगीत की, और मुख्य रूप से इसको हिंदुस्तानी आप शैली के नाम से जानना, कोई विदेशी शैली नहीं है। और यह मोहम्मद शाह जो शासक थे, मोहम्मद शाह रंगीला भी इन्हें आप कह सकते हो, 1719 से 1748 उस समय जो है कि संगीत की टप्पा शैली मुगल सम्राट में विकसित हुई थी। फिर यहाँ पे कुछ पुरातात्विक स्थल हैं और वर्तमान में कहाँ पर ये पाए जाते हैं। जैसे नेवासा की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है, ईसमपुर की बात करेंगे तो कर्नाटक में है, डिडवाना की बात करेंगे तो राजस्थान में है, गुडियाम गुफा की बात करेंगे तो तमिलनाडु में। हालांकि आपने डिडवाना की झील वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, राजसमंद, डिडवाना झील, ये सब, तो ये तो आप बता दोगे राजस्थान में। बाकी नेवासा, ईसमपुर, गुडियाम गुफा ये शायद नहीं बता पाते, इसलिए इसको याद रख लेना। और बहुत सारे बच्चों ने डिडवाना को राजस्थान से मैच करके ही इस प्रश्न का उत्तर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घटनाओं का कालक्रम। अब कई बार होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो छोटी छोटी घटनाएं घटित हो रही होती हैं उनकी एक क्रोनोलॉजी होती है, जो कि मैं डेली टारगेट जो आपको दे रहा हूं संकल्प बैच के अंतर्गत, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए, तो उसमें भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री में इस क्रोनोलॉजी को ध्यान में रख रहा हूं कि आप इस तरीके से क्रोनोलॉजी भी साथ में पढ़ते चलो ताकि आपका टॉपिक कवर हो जाए। अब यहाँ पे घटनाओं का कालक्रम, सबसे पहले होम रूल आंदोलन की बात करेंगे, 1916 में स्टैब्लिश हुआ। अगर इसमें भी आपसे पूछा जाए कि दोनों में सबसे पहले कौन सा हुआ, तो ध्यान से समझ लो, एक होता है अप्रैल में जो बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में स्टैब्लिश होता है, और दूसरा होता है सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तो सबसे पहले आपके तिलक महोदय ने किया, फिर उसके बाद एनी बेसेंट ने किया। नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919। फिर खिलाफत आंदोलन आता है अक्टूबर 1919, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो रहा था, तब खलीफा का जो है कि दमन किया जा रहा था ब्रिटिश शासकों के द्वारा, ब्रिटिश राजाओं सैनिकों के द्वारा। तो भारतीय मुसलमानों ने ये गुहार लगाई थी कि जो तुर्की के खलीफा हैं वो हमारे लिए आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, प्लीज उनकी सत्ता को कोई भी डिस्ट्रॉय मत करना। लेकिन अंग्रेजों ने आश्वासन तो दिया था सहयोग प्राप्त करने के लिए, ताकि हम विश्व युद्ध में सहयोग मिल सके भारत का। और जब सहयोग खत्म हो गया, यानी कि युद्ध खत्म हो गया, तब इन्होंने, अंग्रेजों ने अपना असली चेहरा दिखाया और खलीफा के पद को समाप्त करने की बात की। खलीफा के साथ कोई समझौता नहीं किया, और ऐसे में भारतीय मुसलमान नाराज हो गए और उन्होंने फिर खिलाफत नाम से एक आंदोलन शुरू किया, जो कि एक धार्मिक आंदोलन था। और इसके बाद एक मोपला विद्रोह भी होता है जो केरल में होता है, जिसमें जमींदार और किसानों के बीच में होता है। मोपला में जो किसान थे वो तो थे मुस्लिम, और जो जमींदार थे वो थे हिंदू। बाद में इसको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि ये हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। ये 1921 में होता है। फिर चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 होती है। इसी घटना के बाद 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। चौरी चौरा गोरखपुर में एक जगह है, जो कि एक रेलवे स्टेशन भी आज प्रेजेंट में, वहां पे पुलिस स्टेशन में, वहां पे एक पुलिस स्टेशन में जो है कि लगभग 21 सिपाहियों को जो है कि जो असहयोग आंदोलनकारी थे, जो कि अहिंसात्मक प्रवृत्ति पर तो काम कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से मुठभेड़ होने की वजह से उन्होंने 21 जो पुलिसकर्मी थे उनको जला दिया। और महात्मा गांधी जी इस भावना से बहुत आहत हुए इस कृत्य से, और उन्होंने फिर इस आंदोलन को भी स्थगित कर दिया। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। अगला प्रश्न है आपका,
सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट क्या थी? तो देखो उन्होंने कई सारी अलग अलग रेजिमेंट निर्धारित की थी, गठित की थी, जो भारतीय व्यक्तित्व के नाम पर थी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी, जिसमें महिलाओं को जो है कि प्रेरित करके उसमें शामिल किया जा रहा था युद्ध के लिए, यानी भारतीय आजादी के लिए। और अन्य ब्रिगेड में गांधी ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड थी और सुभाष ब्रिगेड थी। ठीक है, ये 3 और ब्रिगेड प्रमुख थी। अब यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 21, शाह तुर्कान कौन है, हमीदा बानो बेगम कौन है, रजिया के पिता और गुलबदन बेगम, ये मिलान करने के लिए। तो शाह तुर्कान कोई और नहीं, इल्तुतमिश की माँ थी दोस्तों ये। हमीदा बानो बेगम की बात करें तो ये अकबर की माँ थी। रजिया के पिता की बात करें तो रजिया के पिता का नाम इल्तुतमिश था। और गुलबदन बेगम की बात करेंगे तो ये बाबर की पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी, यानी दूसरी भाषा में कहें तो हुमायूं की बहन थी। ये प्रश्न हो गया। और क्वेश्चन नंबर 23 को अगर हम देखें तो कौन सी महिला भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कौन सी नहीं थी? तो कनकलता बरुआ, मतांगिनी हाजरा और अरुणा आसफ अली, ये लोग जो है कि नहीं थी। ठीक है, तो यहां पर यह प्रश्न बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, कौन सी महिलाएं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? बिल्कुल सही है। कनकलता बरुआ जी की बात करेंगे तो ये स्पेशली इनका जन्म 1906 में होता है और 1942 में इनकी मृत्यु हो जाती है सितंबर में। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन आपका अगस्त में शुरू होता है, तो ये तो रहती भी नहीं है। ठीक है, 1 आध महीने के बाद ही मर जाती। मातंगिनी हाजरा की बात करेंगे तो इनकी भी डेथ आपके सितंबर 1942 में ही हो गई थी, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू ही हो रहा था। और अरुणा आसफ अली की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था 1909 में और जबकि इनकी मृत्यु हुई है 1996 में। तो यानी 1909 को अगर हम मान के चले तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय लगभग ये 30 से 32 साल की थी। तो ये कुछ खास एक्टिविस्ट नहीं थी उस तरफ। ये आजादी के बाद इन्होंने भारत में जो है कि बहुत बड़े बड़े योगदान दिए। तो यहाँ पर आप देखोगे ये तीनों ही इसमें शामिल नहीं थी। जबकि शांति घोष और सुनीति चौधरी ने 1931 में ही जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन यहां पर दिया होगा, इसलिए मैंने इसकी स्टेटमेंट अलग से लिख दी है। अब यहां पर हम देखते हैं अगला प्रश्न है 24 नंबर पे, 1857 के विद्रोह का स्थान, जैसे बैरकपुर में कब हुआ? 29 मार्च 1857 को। फिर मेरठ में कब हुआ? 10 मई 1857। लखनऊ में कब हुआ? 30 मई 1857। और झांसी में कब पहुंचा? 5 जून 1857। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी है कि कब कहां से शुरू हुआ। तो हालांकि बैरकपुर छावनी से शुरू होता है इसकी शुरुआत तो, लेकिन धीरे धीरे करके फिर मेरठ, लखनऊ, झांसी, बरेली, दिल्ली, हर जगह ये पहुंचना शुरू हो जाता है। आगे देखो कि कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया था? जैनुल आबदीन, जो कि पहला शासक था जिसने जजिया को समाप्त किया था मध्यकाल में, और 1423 से लेकर 1474 तक इसका जीवन काल था। इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है दोस्तों, इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ही सहिष्णु था और सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता था कि हर एक धर्म का ये सम्मान करना जानता था। यहां तक बातें समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा होगा सर बहुत लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चीजों को आराम से समझेंगे ताकि बहुत ज्यादा पेपर नहीं करने ना, 180 क्वेश्चन करने, आपने 25 क्वेश्चन कर लिए भाई। ये वीडियो लगभग क्लास 1 से 1.5 घंटे की तो जाएगी 1.5 घंटे की, लेकिन उस 150 मतलब कि आप 90 मिनट में लगभग 180 प्रश्न करके जाओगे। बहुत सारी चीजें मैं जो एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो चीजें भी आपको याद हो जाएंगी। आगे देखोगे कश्मीर के किस शासक ने, ये तो हो गया। हड़प्पा सभ्यता के स्थल की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का कुछ इस तरीके से विस्तार था। आप देखोगे पूरब में आलमगीरपुर जो कि मेरठ में हिंडन नदी के पास, दैमाबाद दक्षिण में महाराष्ट्र में है, सुत कांगेडोर दास्क नदी पर जो है कि ये आपके पश्चिम में पाकिस्तान में, और मांडा ये आपका जम्मू कश्मीर में आता है। तो ये इसके सबसे बाहरी क्षेत्रों का विस्तार था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब आते हैं 2022 के प्रश्नों पर। तो देखिए लगभग अगर आप देखोगे तो 26 प्रश्न आए थे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को मिला के। इसीलिए मैंने डेली टारगेट सीरीज में हिस्ट्री पर लगातार फोकस किया है और आपको भी बताया कई बार रिवीजन सीरीज में अपनी हिस्ट्री को बिल्कुल स्किप मत करना। अगला यहाँ पर 2022 का हम प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है 2022 में? पहला प्रश्न है आपका एंशिएंट हिस्ट्री से, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है? तो 12वां शिलालेख जो होता है जिसमें अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में स्पष्ट कहा है कि धार्मिक संश्लेषण यानी विभिन्न प्रकार के धर्मों का एक समायोजन होना चाहिए, एक समन्वय होना चाहिए, आपस में कोई टकरार नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ के बारे में सत्य कथन। तो देखिए शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं प्राप्त होती है, जिसमें पता चलता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को हराया था और एक तरफ जो है कि उनकी मुद्राएं दिखती अर्थात कृति दिखती है और एक तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय की होती है। इनकी तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, यानी कि इनका जो मान होता था वो 33 ग्रेन का होता था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के
किस पुरास्थल ने नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? किस पुरास्थल से जो है कि प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल। और लोथल आपका जो गुजरात में है, जो कि कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी पर है दोस्तों, भोगवा नदी पर। और यहाँ पर आपको एक डॉकयार्ड भी देखने को मिला है। डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में? एक बंदरगाह के तौर पे कह सकते हो आप, यानी यहाँ पर नाव का एक कहीं ना कहीं जाल था या नाव के रुकने का स्थान भी था। और यही प्रमाण आपको नाव के चित्र मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के तट पे थे। जो भी हड़प्पा सभ्यता के शहर नदियों के तट पे थे, वहां पे नाव का विकास देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न कई बार आता है, दर्शन और प्रतिपादक। जैसे रामानुज ने कौन सा दर्शन दिया? मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ये जो दर्शन है इसको यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, और प्रतिपादक को यहाँ लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। देखो विशिष्टाद्वैत दर्शन का जो प्रतिपादक वो रामानुज जी हैं। द्वैत के कौन है? माधवाचार्य। द्वैताद्वैत के कौन है? निम्बार्क हैं। और शुद्धाद्वैत के कौन है? वल्लभाचार्य हैं। तो सबसे अधिक आपको रामानुजाचार्य का पता होना चाहिए, और स्पेशली आपको निम्बार्क का भी पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ अभिलेख हैं जो किनसे संबंधित हैं, जैसे असीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख, ये सर्ववर्मन से संबंधित है। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ये ईश्वर वर्मन से संबंधित है। हरहा पाषाण अभिलेख, ये ईशान वर्मन से संबंधित है। और देववकारक यानी देववर्काक अभिलेख, ये आपके जीवित गुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो ये राजा थे और उनसे संबंधित ये अभिलेख भी थे। अगला प्रश्न है आपका, औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का काल अनुक्रम बैठाना है आपको। और औरंगजेब ने सत्ता धारण करने के लिए, सत्ता ग्रहण करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह से भी संघर्ष किया। ये दोनों ही शाहजहां के पुत्र थे। दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों भाई थे, गद्दी के लिए जो है कि दोनों संघर्ष कर रहे थे। और इस संघर्ष में इनके बीच में 3 से 4 प्रमुख युद्ध होते हैं, जो क्रोनोलॉजी के साथ, क्रम के साथ पूछे जाते हैं। जैसे बनारस के पास सूजा की पराजय जब हुई थी, तो फरवरी 1658 होता है। उसका धर्मत की युद्ध होता है, धर्मत की लड़ाई या धर्मत की विजय 15 अप्रैल 1658। फिर सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658। और देवराई की लड़ाई 13 मार्च 1659। तो आप देखोगे तीनों ही लड़ाई में औरंगजेब जीत जाता है। और फाइनली देवराई की लड़ाई में जब दारा शिकोह को बंदी बना लेता है औरंगजेब, और तब जाके वो अपना क्या करता है? राज्याभिषेक करा लेता है। तो धर्मत की लड़ाई अप्रैल 1658, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 और देवराई की लड़ाई मार्च 1659। तो एक क्रम से याद रख लेना। अगला प्रश्न यहाँ पे भवन और निर्माणकर्ता। कुछ भवन है, उनके निर्माणकर्ता कौन है? जैसे सुल्तानगढ़ी, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। लाल महल, ये भी बलबन ने बनवाया था। जमात खाना मस्जिद, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था। इसके बारे में एक जानकारी आपको और बता दूं, हो सकता है पीवाईक्यू से मिलेगा जरूर। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है दोस्तों, इस पे एक हरिकेली नाम की नाटक की कथाएं लिखी हुई हैं। हरिकेली नाटक की कथाएं लिखी हुई हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब ये हरिकेली नाटक तैयार हुआ था, तो इसकी जो कथाएं थी, जो पंक्तियां थी, वो उस मंदिर के दीवारों पर थी। और बाद में जब इसे 2.5 दिन के झोपड़े में बदला गया, कुतुबुद्दीन के द्वारा, जो कि एक मस्जिद के तौर पे बनाया गया, तो उसकी दीवारों को परिवर्तित नहीं किया गया। और इसीलिए आज भी उस मस्जिद में हरिकेली नामक नाटक की कथाएं देखने को मिलती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि पहले मंदिर हुआ करता था और बाद में 2.5 दिन के झोपड़े में मस्जिद के रूप में तब्दील हो गया। फिर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का कई बार पूछा था विजयों का कालक्रम, कि विजय उसने कहाँ कहाँ से शुरू की। तो देखिए, गुजरात में उसने 1299 में उसने विजय प्राप्त की। फिर रणथंभौर में 1301 में, फिर चित्तौड़ में 1303 में, और वारंगल 1310। और ये वही चित्तौड़ है जहां पर आपको पद्मावत की कहानी देखने को मिलती है कि जौहर करने की पद्धति होती है। जौहर को ही आम भाषा में सती कहते हैं। जब आप किसी रानी के राजा को मार देते हो या राजा की हत्या हो जाती है, तो उस दौरान पत्नी ये सोचती है कि मेरे शरीर को कोई और, जिसने मेरे पति की हत्या की है, या जो कोई दूसरा दुश्मन राजा है, वो मेरे शरीर को न छुए। इससे बढ़िया है कि मैं अपनी आग में आहुति दे दूं। और इसी को कहा जाता है जौहर की व्यवस्था, या आम भाषा में इसको सती प्रथा भी कहते हैं। तो ये गुजरात हो गया 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 और वारंगल 1310 में होता है। अगला प्रश्न है, शेरशाह को प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा, ये किस स्थान से संबंधित थे? तो मारवाड़ शासक मालदेव के वीर योद्धा और सेनापति थे। ये शेरशाह सूरी की बात कर रहा हूं, जी हाँ, जिसने हुमायूं को हटा दिया था गद्दी से, और उसके बाद खुद जो है कि गद्दी धारण कर ली थी, सूरी वंश की स्थापना की थी। और शेरशाह सूरी ने जब सोचा कि क्यों ना मैं राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे आने वाले मारवाड़ को भी अगर मैं अपने अधीन कर लूं, तो मेरी शक्तियां और
अधिक हो जाएंगी। और मारवाड़ के शासक थे मालदेव, उनके दो सेनापति थे जैता और कुंपा, उनसे वो पराजित होता होता बच गया। और उसके बाद उसने कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं साम्राज्य को खो देता, क्योंकि उस समय साम्राज्य का जो केंद्र बिंदु था वो था दिल्ली, और दिल्ली से ही पूरे भारत पर नियंत्रण किया जाता था। और ऐसे में वो साम्राज्य को खो देता शेरशाह सूरी मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यानी मारवाड़ के लिए खाली। आगे घटनाओं का कुछ कालक्रम है, जैसे सकरखेड़ा का युद्ध अगर हम बात करें तो ये बरार में हुआ था, बीदर बरार याद होगा दक्षिण भारत में 1724 में। बेदारा का युद्ध 1759 में जो कि अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था, इसको बेदरा का युद्ध भी कहा जाता है, जहां पे डचों की अंतिम पराजय होती है और उसके बाद वो भारत छोड़ देते हैं। पोर्टो नोवा का युद्ध की बात करेंगे, जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी 1781 में, और इसमें हैदर अली जीत जाता है पोर्टो नोवा में अंग्रेज अधिकारी को हरा कर। मुदकी का जो युद्ध होता है ये 1845 में होता है, अंग्रेजों और सिखों के बीच में होता है, जिस समय आप देखोगे दिलीप सिंह और रणजीत सिंह, इनकी कहानी होती है ना कि किस प्रकार से हम अंग्रेजों और सिखों के युद्ध में देखते हैं कि पंजाब का भी विलय हो जाता, तो मुदकी का युद्ध वहीं पर है। अगला प्रश्न है, किसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती जी को राजकीय संरक्षण दिया था? वो थे शाहजहां जी, और इनके निवेदन पर ही बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि शाहजहां यह कोशिश कर रहा था कि जो तीर्थ यात्रा की जाती है हिंदुओं के द्वारा उस पर हम टैक्स लगाना शुरू करते हैं, और ऐसे में कविंद्राचार्य महोदय ने जब मना किया, निवेदन किया, तब जाकर बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया। अब यहाँ पे हम अधिकारी और कार्य की बात कर लेते हैं। जैसे तलार नाम का जो अधिकारी था उसका प्रमुख कार्य होता था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, यानी कि जो रात में सेफ्टी सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं उनका ये सीनियर ऑफिसर होता था। पट्टकोल की बात करेंगे तो ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, यानी कि गांव में जो चुंगी वगैरह टैक्स होते हैं उसको वसूल करने वाला अधिकारी। सहसाधिपति की बात करेंगे तो चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी था, और बलाधिप की बात करेंगे तो चुंगी का ये संरक्षक था। अगले प्रश्न को देखें, व्यक्ति और कार्य या उसके पद। जैसे डीके कर्वे की बात करेंगे, मतलब कि डीके कर्वे की बात करेंगे, धोधो केशव कर्वे, तो ये सचिव थे वीडो रीमैरिज एसोसिएशन के, ये सचिव थे। जेईडी बेथुन, ये कौन थे? कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, जिसको बेथुन विद्यालय भी कहा जाता है। ईश्वर चंद विद्यासागर, इन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी रह चुके हैं। और बीएम मालाबारी, यानी बहराम जी मालाबारी की बात करेंगे तो ये बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष इन्होंने शुरू किया था, बहराम जी मालाबारी ने। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो 1873 में ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और इनकी एक पुस्तक भी है गुलामगिरी, जिसमें इन्होंने गुलामी के ऊपर पूरा डिटेल से लिखा है। अगला प्रश्न आपका आता है घटनाओं के कालक्रम से संबंधित है, जो मॉडर्न हिस्ट्री में घटनाएं घटित हो रही थी। जैसे 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, और 1914 में बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ, और 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापा, जो कि चिटगांव भी कह दो या चटगांव कह दो, जो मास्टर सूर्यसेन जी के या सूर्यसेन दा के नेतृत्व में हुआ था, और इससे संबंधित ये थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न देखिए, फिर से रिपीटेड आ गया, ज्योतिबा फुले से संबंधित, यानी ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है? तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे, या गैर ब्राह्मणवादी जो पद्धति होती है उसके समर्थन में थे, और ब्राह्मणवादी आंदोलन के विरोध में थे, यानी कि ब्राह्मणों का विरोध करते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी दोस्तों? तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये उपाधि लौटा दी थी, जब 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हो गई थी। तो आगे देख लेते हैं, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये प्रश्न आया था ना दोस्तों, तो मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी ये प्रश्न गलत हो गया था, 2022 में आया था, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा गया था कि इसकी घोषणा कब की गई है। और जनरली हमने क्या पढ़ा है दोस्तों हर एक बुक में कि 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, माउंटबेटन ने उस समय बुलाया था, यही तो पढ़ा हम लोगों ने कैबिनेट मिशन में। तो 2 सितंबर 1946 ऑप्शन भी था और मैंने लगा दिया, मेरा भी गलत हो गया, और मेरा ही नहीं लगभग 99% बच्चों का गलत हो गया, क्योंकि उसके बाद जब सबने अपनी किताबों को खंगालना शुरू किया, घटना चक्र को देखा, स्पेक्ट्रम को देखा, एनसीईआरटी को देखा, तब वहां पे पता चला कि 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई थी कि हम भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, लेकिन उसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया। तो ये 8 दिन के गैप पे जो घटनाक्रम हुआ है उसे याद रख लो, क्योंकि ये गलत होने के चांस हो जाते हैं। आगे देखोगे, किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा? तो ये थे ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। अब यहां पर देखोगे 2022 में लगभग
19 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूं कि 20 से 22 प्रश्न हर साल आएंगे। 2021 का पीवाईक्यूज को देखते हैं हिस्ट्री में। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इसकी पीडीएफ को बाई करना चाहते हो तो डिस्प्ले पे मैं नंबर लिख रहा हूं, यहां पर आप व्हाट्सअप कर लेना, मेरी टीम से आपको कांटेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको वहां पे सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी पीडीएफ से संबंधित। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीर्थंकर है और उनके निर्माण स्थल से संबंधित है। जैसे ऋषभनाथ की बात करेंगे, जो ऋषभनाथ कह दो या ऋषभ देव कह दो, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। अयोध्या में जन्म स्थान हुआ था और ये ऋग्वैदिक में भी इनकी चर्चा मिलती है, ऋग्वैदिक ग्रंथों में भी। इसीलिए कहा जाता है कि बौद्ध धर्म से बहुत पुराना है जैन धर्म। हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को, जैन धर्म में पढ़ते हैं महावीर स्वामी को, लेकिन ये दोनों समकक्ष तो हैं, लेकिन एक तरफ महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा है अर्थात कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हो रही है, और दूसरी तरफ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आ चुके हैं। पहले तीर्थंकर अयोध्या के जन्मे हुए ऋषभ देव थे और इनका निर्माण स्थल जो था अष्टापद था। फिर नेमिनाथ की बात करेंगे, इनका उज्जैन था। महावीर स्वामी की बात करेंगे, इनका पावापुरी था। वासुपूज्य की बात करेंगे तो इनका चंपापुरी था। तो ये निर्माण स्थल भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी। मांडी कहाँ है दोस्तों? मुजफ्फरनगर यूपी के अंतर्गत आता है। ध्यान देना, आपने सिनौली गांव की बात भी सुनी होगी जो बागपत में आता है। पाषाणिक सभ्यता से समय आलमगीरपुर पढ़ा होगा, हड़प्पा समेत मेरठ में, मांडी पढ़ा है मुजफ्फरनगर में, और सहारनपुर के भी 2 से 3 जो है कि क्षेत्र आते हैं हड़प्पा से संबंधित या पाषाणिक सभ्यता से। ये मैं आगे डिस्कस कर दूंगा जहां पर ये टॉपिक आएगा वहां पे डिटेल से। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में कुछ कथन सत्य हैं, उनकी पहचान करेंगे। पहला, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के पोषक थे। बिल्कुल, भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, जैसे आज हम हिंदी भाषा की प्रयोग करते हैं, और लिपि के तौर पे वो ब्राह्मी लिपि लिखते थे जो दाएं से बाएं साइड में लिखी जाती थी। और आज हम लोग लिखते हैं हिंदी को देवनागरी लिपि में जो बाएं से दाएं में लिखी जाती है। मतलब हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से तो लिखते हैं, लेकिन उर्दू की बात करें या ब्राह्मी लिपि की बात करें, वो सामान्यतः कैसे लिखी जाती है? वो लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट के तौर पे लिखी जाती है। और इसके समर्थक थे, बिल्कुल सही बात है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष, यानी कि जो आम जनता का जो पक्ष होता था, यानी कि जो ग्रामीण समाज का, उसको अधिक प्रोत्साहन मिला, यह भी बात सही है। और सातवाहन वंश के बारे में जान लीजिए कि यह एक ब्राह्मण संप्रदाय का मतलब कि साम्राज्य था, लेकिन ये सहिष्णु संप्रदाय को भी मानता था। अर्थात सहिष्णु का मतलब हो गया ये सभी धर्मों के साथ विश्वास रखते थे। दूसरी बात है किनकी, इन्होंने सबसे पहले भूमि दान पद्धति को शुरू किया। किसको? भूमि दान, जो कि कर मुक्त थी, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता था और ब्राह्मणों को दी जाती थी, ब्रह्मदेय जिसे कहते थे। तो भूमि दान की पद्धति भी इन्होंने ही शुरू की थी। और ये लोग अपनी नाम के आगे माता का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी गौतमी का पुत्र एक सातकर्णी है जो शासक है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था क्या? यह कथन पूछा जा रहा है। कारण क्या था? क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उनकी सैनिक शक्ति पर ही निर्भर थी। यह बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। यानी मुगलों ने हमेशा अपने शासन को सैनिक शक्ति के केंद्र पर ही मजबूत किया था, इसीलिए ये इनकी सैनिक शक्ति थी। अगला हम यहाँ पे शासक देखेंगे और उसके राज्य देखेंगे। जैसे राणा हम्मीर की बात करेंगे तो मेवाड़ से संबंधित है, राणा चुंडा की बात करेंगे तो मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी की बात करेंगे खानादेश से, और मलिक सरवर ख्वाजा खवा की बात करेंगे ख्वाजा जहां की तो जौनपुर से है। और ये सरकी वंश के संस्थापक भी थे। इसकी सरकी वंश के संस्थापक थे। जौनपुर में आपकी अटाला मस्जिद, झज्जर मस्जिद, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अटाला मस्जिद और झज्जर मस्जिद। और साथ ही साथ जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। पूर्व का सिराज क्यों? क्योंकि ईरानी देश में जो सिराज शहर था वो एजुकेशन या शिक्षा का केंद्र माना जाता था। ठीक उसी प्रकार से मध्यकाल के दौरान भारत का जो जौनपुर था उत्तर प्रदेश के पास, जौनपुर, जी हाँ वही मिर्जापुर 3 में जो आपने देखा रतिशंकर शुक्ला के बेटे शरद शुक्ला के नेतृत्व में चलता है जौनपुर, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये पूर्व का सिराज है। आगे देखते हैं यहाँ पे घटनाक्रम। साइमन कमीशन का गठन पूछ रहा है दोस्तों, आगमन नहीं पूछ रहा। आगमन तो उनका 3 फरवरी 1928 को भारत में हुआ था, बॉम्बे मतलब बॉम्बे एयरपोर्ट या बॉम्बे हवाई बंदरगाह पे। लेकिन इनका गठन उसी समय अंग्रेजी शासन ने अपने यहाँ कर दिया था। 1927 में, नवंबर 1927 को गठित किया गया था। नेहरू रिपोर्ट आई थी दोस्तों 1928 को। शारदा अधिनियम आया था 1929 को। दांडी मार्च हुआ था 1930 को। तो 27, 28, 29, 30 यहाँ पर शारदा अधिनियम की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से एज ऑफ कंसेंट के नाम से भी जाना जाता है। और यही शादी के जो न्यूनतम आयु थी उसको बढ़ाने की बात करते हैं। दांडी मार्च जो कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के नाम से शुरू किया था, और 6 अप्रैल को जब पहली बार नमक बना के कानून तोड़ा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं से शुरू हो चुका था। साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट आपको पता है मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में आती, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के
पिता थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगर हम अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में लिखा था। वो थे वेब मिलर, जो कि अमेरिकी पत्रकार थे। दो पत्रकार थे अमेरिका से, जो गांधी जी के ऊपर सारी कहानी लिख रहे थे और गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में भी कहानी लिख रहे थे, जिसमें वेब मिलर प्रमुख थे, जो कि धरसना में जो आपकी सरोजनी नायडू थी, ये नेतृत्व करता थी नमक सत्याग्रह के अंतर्गत। 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा की बात करेंगे, इसका प्रारंभिक सदस्य कौन था। देखिए, भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी पंजाब में, छबिलदास और यशपाल, ये तीनों ही इसके संस्थापक सदस्य के रूप में थे और इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी। किसकी? नौजवान सभा की, और इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विदेशी यात्रियों का कालक्रम है, जो कई बार मिलान करने के लिए आता है कि कौन कौन से विदेशी यात्री किसके दरबार में और कब आए थे। जैसे रॉल्फ फिंच की बात करेंगे तो ये 1583 ईस्वी में आए थे और अकबर उस समय शासन चलते थे, यानी अकबर के दरबार में आए थे। इसके बाद विलियम हॉकिंस की बात करेंगे 1609 में, जहांगीर के दरबार में आए थे। निकोलस डाउंटन की बात करेंगे 1614 में, जहांगीर के दरबार में। और सर थॉमस रो की बात करेंगे तो 1615 में, जहांगीर के दरबार में। और कैप्टन हॉकिंस भी उसी समय के हैं, क्योंकि अकबर का बेटा सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से साम्राज्य चलाता था, शासक बना था। अगला प्रश्न है, 1924 का कानपुर षड्यंत्र। मैंने दिल्ली षड्यंत्र की बात आपको पहले ही बता दी, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो बम गिराया गया था 1912 में। अब ये 1924 का कानपुर षड्यंत्र है, जिसमें एमएन रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय थे, नलिनी गुप्ता थी, शौकत उस्मानी जी थे, अमृत डांगे थे, मुजफ्फर अहमद और रामचरण शर्मा, ये मुख्य रूप से इसमें शामिल थे। और एम.ए. अंसारी इसमें शामिल नहीं थे। ध्यान देना, एम.ए. अंसारी इसमें शामिल नहीं थे। कानपुर षड्यंत्र, ठीक है, और इसकी जो है कि वैश्विक स्तर पे भी आलोचना की गई थी। इसी में अगला प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हो जहां पे पृथक मताधिकार हो। ये स्टेटमेंट किसने कहा? सरदार पटेल जी ने कहा था। ध्यान देना, ये पृथक मताधिकार का मतलब है जो रैमजे मैकडोनाल्ड का एक सांप्रदायिक पंचायत आता है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, महिलाओं को अलग प्रतिनिधित्व दिया जाता है कि भाई आप अपने लिए अलग नेता को चुन सकते हो। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के मामले में मुस्लिमों को जो है कि अलग पृथक निर्वाचन दे दिया। इन्हीं सभी के विरोध में सरदार पटेल जी ने स्पष्ट कहा था कि क्या दुनिया में कोई भी देश दिखा सकते हो जहां पर प्रत्येक जाति के लोग या प्रत्येक वर्ग के लोग अपने नेता को चुनेंगे, अलग से जो है कि चुनाव होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सामूहिक रूप से चुनाव होता है, जिसमें एक व्यक्ति का चुनाव होता है, सभी लोग करते हैं। तो यही सरदार पटेल जी ने कहा था। वायकॉम सत्याग्रह की बात करेंगे, कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी ने इस सत्याग्रह भाग लिया था, बिल्कुल सही बात है। अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, यह भी सही है। और केरल में 1924-25 में शुरू हुआ था, यह भी सही है। तो वायकॉम सत्याग्रह आपका केरल में हुआ था और गांधी जी भी इसमें शामिल हुए थे। तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला आप देखोगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स महोदय थे 1784 में, कि इन्होंने बताया था कि हमारी एक सोसाइटी है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण नहीं की थी? बाल गंगाधर तिलक। इनकी मृत्यु का रहस्य दोस्तों बड़ा अजीब है। 1 अगस्त 1920 को ही इनका देहावसान हो गया और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जी कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। आगे देखते हैं, विभागीय पद्धति शुरू की थी, लॉर्ड कैनिंग महोदय ने की थी और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत की गई थी। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो ये 1857 के दौरान भारत का गवर्नर भी था और 1858 से ये भारत का वायसराय बन जाता है और ये भारत का पहला वायसराय बनता है। और इसने फिर 1861 के अधिनियम के तहत विभागीय पद्धति शुरू की। विभागीय पद्धति का मतलब होता है जैसे आज वर्तमान में जो भी हम नेता को चुनते हैं, जब वो मंत्री बनते हैं तो अपने मंत्रालय के साथ वो विभागों की भी जिम्मेदारी को लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भी अपने कामों का विस्तार करने के लिए और अपने कामों में विकेंद्रीकरण लाने के लिए विभागीय पद्धति कर दी और उसमें कई बड़े बड़े अधिकारियों को अपॉइंट कर दिया कि आपकी ये जिम्मेदारी है इस विभाग को संचालित करने की। तो ये विभागीय पद्धति है। आगे देखते हैं, राजा रणजीत सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने किस स्थान पे अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो लाहौर में की थी और स्वयं ये प्रधान न्यायाधीश भी होते थे, यानी किसी भी मामले में ये सर्वोच्च न्यायाधीश थे। इन्होंने अगर जो निर्णय दे दिया वो सर्वमान्य रहता था पूरे पंजाब की जनता पर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी लिखी हुई? दादा भाई नौरोजी जी की 1901 में लिखी गई। इसमें भी इन्होंने धन निकासी के सिद्धांत की बात की थी, जिसको हम लोग ड्रेन थियरी भी कह देते हैं। अगली पुस्तक है फवायदुल फवाद। फवायदुल फवाद पुस्तक में निजामुद्दीन औलिया जी की बातचीत का विवरण है और किसने इसका संकलन किया? तो अमीर हसन सिजजी ने इसका किया था, जो कि निजामुद्दीन औलिया
बाबा फरीद के शिष्य थे और निजामुद्दीन औलिया जी के शिष्य अमीर खुसरो थे। ठीक है, अमीर खुसरो। और निजामुद्दीन औलिया जी की दरगाह दिल्ली में है, आप देखोगे उन्हीं के बगल में उनके शिष्य अमीर खुसरो की भी दरगाह है। अब हम देखेंगे 2020 का पीवाईक्यूज। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लग रही होगी और तरीका भी आपको पता चल रहा होगा कि हाँ, एक ही वीडियो में हम एक ही पीडीएफ के माध्यम से पूरी की पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज के जो 7 सब्जेक्ट है वो एक ही पीडीएफ में मर्ज किए हुए हैं। आप जब उसको बाई करोगे हमारे प्लेटफॉर्म से तो वहां पे आपको एक ही साथ सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी, सातों सब्जेक्ट की एक ही में, और आप आराम से उसको सातों को 7 बार रिवीजन करना। ठीक है, सनी देओल का डायलॉग है ना, सातों को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, कल का छोड़ अभी तुआ। तो आप भी कल की मत सोचिए, अभी इसको ऑर्डर कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर पे जाके क्लास को कंप्लीट होने के बाद, और सातों को 7 बार रिवीजन करना और एक साथ रिवीजन करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 2020 का पीवाईक्यू। किस वंश को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो इक्ष्वाकु वंश को कहा गया है। जबकि महोदय जो वर्ड एक आता है दोस्तों, ये कन्नौज के लिए आता है। किसके लिए आता है? कन्नौज के लिए। देखिए मैं कन्नौज भी नहीं लिख पा रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है पेन नहीं चलती है। कन्नौज के लिए महोदय श्री वर्ड का यूज किया गया। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया कि श्री पर्वती किसे कहा गया? तो इक्ष्वाकु वंश को कहा गया, और इसका अन्य नाम था आंध्र भृत्य, यानी आंध्रों का नौकर, और संस्थापक थे श्री शांतमूल, इसके संस्थापक थे। मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो अधिकारी होता था वो मार्ग निर्माण अधिकारी होता था, यानी सड़कों का निर्माण करवाना, यानी पीडब्ल्यूडी अधिकारी के तौर पे होता था। महाजनपद और राजधानी की बात करेंगे, टोटल हमारे महाजनपद कितने दोस्तों? 16 महाजनपद हैं, जिनमें से 8 महाजनपद तो आपको रटे होने चाहिए विद राजधानियों के, क्योंकि ये 8 जो महाजनपद है वो आपके उत्तर प्रदेश में आते हैं। हालांकि इनकी जानकारी की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, इन दोनों में इसकी जानकारी मिलती है, और जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र एक ग्रंथ है, उसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। चलिए देख लेते हैं। मत्स्य महाजनपद की बात करेंगे तो विराटनगर इसकी राजधानी थी, जो वर्तमान के अलवर राजस्थान में है, जो दिल्ली से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। कुरु की बात करेंगे तो इंद्रप्रस्थ में है, जो कि मेरठ यूपी के अंतर्गत। सूरसेन की बात करेंगे तो मथुरा हो जाएगा। अस्मक की बात करेंगे तो ये पोतर या इसकी पोटली, और यही एकमात्र ऐसा 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित है, बाकी सभी महाजनपद उत्तर भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में ही सिग्नेचर के माध्यम से सिक्किम का भारत में विलय करा दिया। पहली बार भीमबेटका गुफा के महत्व को किसने खोजा? भाई भीमबेटका की जो गुफा है, जहां पे पाषाणिक सभ्यता के हमें चित्र देखने को मिलते हैं, शैल चित्र मिलते हैं, उसकी जो व्याख्या की गई थी या उसके महत्व की बात करेंगे तो श्री विष्णु श्रीधर वांककर ने 1957-58 में इसके महत्व को खोजा, और ये रायसेन जिला एमपी के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे हड़प्पा स्थल है और राज्य, जैसे बालू हड़प्पा स्थल हरियाणा के अंतर्गत है, मांडा की बात करें जम्मू कश्मीर में है, पाडरी की बात करें गुजरात में है, और हुलास की बात करेंगे तो सहारनपुर। देखिए हुलास की मैं बात कर रहा था तो ये किसमें दोस्तों? सहारनपुर यानी यूपी में है। और मैंने एक और बताया था, मांडी की बात की थी, मांडी कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में। और अगर मांडा की बात करोगे तो जम्मू कश्मीर में होगा। मांडा और मांडी दोनों अलग अलग है। अगला प्रश्न, सत्य कथन की पहचान करनी है। जैसे मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबू जदई मतलब आबू जईद और अल मसूदी तथा अल बरनी ने किया है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो मुल्तान का सूर्य मंदिर है, मुल्तान मतलब जम्मू कश्मीर से ऊपर का, तो वहां के सूर्य मंदिर का निर्माण जो उल्लेख है वो वेनसांग ने भी किया, आबू जईद ने भी किया और अल मसूदी ने भी। सांबपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, बिल्कुल ये यहीं से संबंधित है, सांबपुर यात्रा उत्सव। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी दोस्तों? नगरी थी। हालांकि इसके बारे में मैंने डिटेल से प्री प्लस मेंस में जो एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स की मैंने क्लास कराई है, लगभग 8 से 9 क्लासेस, इसमें डिटेल से मैंने इन सब चीजों को डिस्क्राइब किया और आप इसे देख भी सकते हो। उत्तर वैदिक समाज कैसा हो गया था? कृषक था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? चारागाह था। मध्यकाल समाज कैसा था? जमींदारी का समाज था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, जजमानी व्यवस्था कहाँ पर मौजूद थी? तो उत्तर भारत में मौजूद थी। 12 बलूट व्यवस्था कहाँ पर थी? महाराष्ट्र में थी, जो कि मराठों के नेतृत्व में चलती थी। और मिरासी व्यवस्था की बात करें तमिलनाडु में थी। और अडाडे व्यवस्था ये कर्नाटक में थी। ये कई बार मिलान करने के लिए आया हुआ है। ग्रंथों का कालक्रम की बात करेंगे तो कुछ ग्रंथ हैं उनके कालक्रम की बात हो रही है। अब आप इसके कैसे बारे में पता करोगे? किताब उल हिंद की बात करेंगे तो अलबर्नी महोदय ने लिखी है, जो कि 11वीं शताब्दी में लिखी। फिर पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे तो चंद्रबरदाई ने लिखी, जो कि 13वीं शताब्दी में लिखी गई है। तबकात ए नासरी की बात करेंगे तो मिनहाज सिराज ने लिखी है। और फतवा ए जहांदारी की बात करेंगे तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। आप इनके शासक के कार्यकाल के आधार पर भी आप इनका क्रम लगा सकते थे। जैसे किताब उल हिंद की बात करेंगे, अलबर्नी जो कि महमूद गजनवी के साथ आता है भारत, किसके साथ आता है? महमूद गजनवी के साथ आता है। और 11वीं शताब्दी का मतलब है 1000
1000 से लेके जो आक्रमण हो रहे थे, 1001 से लेकर 1027 तक जो उसने आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने, उस दौरान ये भारत में था, तो इसने स्टडी की, तो ये हो गया। फिर पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे, जो कि तराइन का युद्ध होता है 1192, 93, 94 वाला, जो याद होगा आपको, 1191, 92 का। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता थे वो चंद्रबर दाई थे, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखते हैं, तो ये उस समय की कहानी है। फिर तबकात नासरी यानी कि नासरुद्दीन महमूद के बारे में जानकारी लिखी जाती मिनहाज सिराज के द्वारा। फिर फतवा जहांदारी यानी कि जहांदार और जहांगीर वगैरह, मतलब औरंगजेब वगैरह के बारे में, तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। तो आप देखोगे कार्यकाल के बारे में भी अगर आपको पता रहता तो आप इसकी क्रोनोलॉजी आराम से सेट कर सकते थे। आगे देखोगे अगला प्रश्न, देखो कुछ प्रश्न कैसे करने ये भी मैं आपको बता रहा हूं साथ ही साथ, कि आपको याद होते हुए भी सही कर ले रहे हो और नहीं याद है तो भी आप सही करोगे, कैसे करोगे वो जानकारी मैं दे रहा हूं। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था, और उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? देखिए, औरंगजेब जब शाहजहां के बेटे के रूप में था, जब शाहजहां जो है कि दिल्ली में शासन कर रहा था, आगरा में ताजमहल बनवा रहा था, उस समय साउथ इंडिया में जो औरंगजेब थे वो इसके जो है कि सेनापति या सिपहसालार के रूप में काम कर रहे थे, और इन्होंने गोलकुंडा किले पर जब कब्जा किया तो उस समय अबुल हसन कुतुब शाह, जो कि अंतिम शासक था और संस्थापक इसका कुली कुतुब शाह था, कुली कुतुब शाह इसका संस्थापक था, और अबुल हसन कुतुब शाह उस समय गोलकुंडा पर शासन कर रहे थे जिस समय औरंगजेब ने इस पर कब्जा किया था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, सत्य कथन के बारे में बात करना है, कि अकबर ने विवाह आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। बिल्कुल सही बात है, हालांकि वो उतना सफल नहीं हो पाया था। और अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। देखिए, आर्टिकल 21 अकबर ने ही लागू कर दिया। आर्टिकल 21 का पॉलिटी प्रश्न आता ना, कि अपने जीवन साथी की चयन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। आप जिससे शादी करना चाहते हो उसका आपको चयन करने का अधिकार है 21 के तहत, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। और अकबर ने ये बहुत पहले ही कह दिया था कि आप, मतलब लड़कियों के लिए कहा था कि आप अपने अभिभावकों के दबाव से अलग हटकर भी जिससे शादी करना चाहते हो उससे कर लो। और अकबर ने तो ये भी कहा कि बहु विवाह नहीं करना चाहिए, केवल एक पत्नी से विवाह करना चाहिए। और ज्ञान कौन दे रहा है? जो खुद 3-3 शादी किया था। ये देखो, जो खुद 3 शादी किया था और वो हमें ज्ञान दे रहा है कि एक ही पत्नी से शादी करनी चाहिए, एक लड़की से बार बार शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप देखोगे, कुछ मिलान करने के लिए शब्द हैं, जैसे दीवान ए तन, ये जागीर व वेतन को देखते थे। मुस्तौफी की बात करेंगे तो राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करते थे। मुशरिफ की बात करेंगे तो कार्यालय को संभालने के लिए थे। और वकिया नवीस की बात करेंगे तो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करते थे। वाकिया नवीस या वकिया नवीस भी कह सकते हो। अब यहाँ पे आपके कुछ जो गुरु थे, सूफी संतों से संबंधित थे, उनकी कब्रगाह या यूं कहें कि उनका जो खानका था उनके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर में थे। खानका का मतलब जहां पे उनका रहना, निवास स्थान, ये सारी चीजें थी। और शेख बुरहाउद्दीन गरीब, ये दौलताबाद में थे। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। और इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। 7 सुल्तानों का इन्होंने शासन देखा था। किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राज बवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? सहाब नहर का, यानी जो मुगलकालीन नहर थी फिरोज शाह की, जो राज बवाह को पुनर्जीवित किया गया और तब जाके सहाब नहर जो है कि तैयार हुई। किताब ए नौरस, ये पुस्तक लिखी गई थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के लेखक। ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक थे वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे। आगे अगर हम देखें, सत्य कथनों की बात कर रहा है कि हम चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही बात है। हमें चोलों के बारे में, भाई उनके बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, चाहे मंदिर वास्तुकला हो, चित्रकला हो या फिर साहित्य हो, उनसे ही हमें चोलों के साम्राज्य की ज्यादा जानकारी मिलती है। जबकि उनके जो गुरु थे पल्लव, जिसके सामंत थे, पल्लवों के तो सामंत थे ना चोल, तो उनके बारे में जानकारी कम मिलती पल्लवों के बारे में। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें विजयों का ऐतिहासिक विवरण दिया जाता था कि हाँ, जितने भी बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए थे उनकी दीवारों पर जो चोल शासक थे वो अपनी वीर गाथा, विजय गाथा को उत्कीर्ण करवाते थे। और ऐसा पहली बार शुरू किया गया कि मंदिरों की दीवारों पर ये सभी चीजें देखने को मिलती है। दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है चोलों के साम्राज्य को। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? तो एनएम जोशी को भेजा गया था, यानी कि नारायण मल्हार जोशी जी को। और उस समय उनके सलाहकार के रूप में वीपी वाडिया साहब भी शामिल हुए थे, जिन्होंने 1918 में मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया था। तो 1918 में जब मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया, यानी श्रमिकों को एकजुट किया, और श्रमिकों के लिए जब 1919 में आईएलओ के अंतर्गत एक मीटिंग बुलाई गई, तो वहां पे भारत के प्रतिनिधि के रूप में एनएम जोशी और वीपी वाडिया जी सम्मिलित होते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे एक्स-ला-सापेल जो 1748 में संधि हुई थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई, बिल्कुल सही बात है। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक हुआ। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा मद्रास पुनः प्राप्त हुआ और फ्रांसीसियों से मिल गया, ये बिल्कुल सही बात है, पहले संधि के द्वारा जो कि, हालांकि कर्नाटक वॉर कोई भारतीय राजाओं से नहीं लड़ा गया, बल्कि भारत में दो विदेशी कंपनियां आपस में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए लड़ रही थी। एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ फ्रांस से। हालांकि 1760 का जो वांडीवास युद्ध होता है, ये अंतिम रूप से युद्ध होता है जिसमें फ्रांसीसियों को पूरी हार मिल जाती है और वो भारत छोड़ के चले जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। भारतीय शस्त्र अधिनियम की बात करेंगे तो 1878 में आया था। शाही पद अधिनियम 1876 में आया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आया। इसमें आपको यह भी याद रखना होगा कि जो भारतीय शस्त्र अधिनियम थे और जो शाही पद अधिनियम, ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आते हैं 76 और 78 में। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की बात करेंगे तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में आते हैं और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आते हैं। किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ध्यान से समझना। तो भाई दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहली बात कांग्रेस की तरफ से, मतलब प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए थे, महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे और महादेव देसाई जी भी शामिल हुए थे, मदन मोहन मालवीय जी शामिल हुए थे, देवदास गांधी जी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन और सरोजनी नायडू जी, ये सभी लोग शामिल हुए थे। लेकिन ऑप्शन में जो राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ था, ये इसमें शामिल नहीं थे। और 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये लगातार चलता रहा गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है आपका पुस्तक के बारे में। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक जी की है। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की है, यानी अ नेशन इन मेकिंग, बनने की प्रोसेस में जो एक देश है। इंडिया विंस फ्रीडम, यानी इंडिया ने संघर्ष को जीत लिया, अबुल कलाम आजाद ने लिखी। और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये लाला लाजपत राय जी ने लिखी थी। किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक सत्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने की थी और फ्रांसीसियों की सहायता से की थी, क्योंकि ये उस समय अंग्रेजों को हराने के लिए फ्रांस का सहयोग कर रहे थे या फ्रांस से सहयोग ले रहे थे, क्योंकि फ्रांसीसियों का भी उसी दौरान आंग्लों के साथ यानी अंग्रेजों के साथ कर्नाटक वॉर के नाम से 3 प्रमुख युद्ध हो चुके थे और 1760 में वो बाहर हो जाते हैं। और उसी दौरान 1755 की इस घटना में फ्रांसीसियों ने मैसूर की सहायता की, जिसकी वजह से अंग्रेज और भी खफा हो गए या अंग्रेज और भी नाराज हुए। अगले चलते हम 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे 2020 के पेपर में 23 क्वेश्चन आ गए, 2023 के क्वेश्चन पेपर में 26 क्वेश्चन आए। तो लगभग अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से पढ़ते हो, घटना चक्र अच्छे से पढ़ते हो, डेली टारगेट्स को अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हो, ठीक है, प्री प्लस मेंस की क्लासेस को अगर आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो 26, 25, 22 प्रश्न आ रहे हैं ना, उसमें से 18, 19 प्रश्न तक आपके सही हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से चीजों को तैयार करोगे तो। अब हम देखेंगे 2019 का प्रश्न। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों को, यानी राज्य के सिक्कों को प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, यानी राज्य में जो सिक्कों का प्रचलन था उसको रेगुलेट करने का प्रयास किया। रेगुलर तो बिल्कुल सही बात है। और शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान ही अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम जो था वो भी था। बिल्कुल दोनों सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट तो सही है। अगला प्रश्न है आपका युद्ध कालक्रम है। जैसे अगर आप देखोगे कि बेलग्राम का जो युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। इससे पहले एक 1539 में एक युद्ध हुआ था जिसको हम चौसा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। फिर एक सरनाल का युद्ध है 1572 में। धर्मत का युद्ध है 1658 में, जो कि औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था। आपको पता है धर्मत का युद्ध देवराई का युद्ध है, ठीक है, मैंने अभी इससे पहले बता दी कि रिपीटेड प्रश्न है। जजाऊ का एक युद्ध हुआ था 1707 में, जो कि बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में हुआ था। हालांकि सरनाल का युद्ध के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। अगले प्रश्न को देखें, हठ योग, हठ योग के संदर्भ में। तो हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता है, बिल्कुल सही। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। जो हठ योग की जो क्रिया थी इसको सूफी संतों ने भी अपनाया था। इसके संस्थापक है मत्स्येंद्र नाथ, प्रमुख आचार्य है गोरखनाथ, और ये मत्स्येंद्र नाथ जो गोरखपुर में स्थित है मठ, उसके बारे में है। अगला प्रश्न, एकता व्यवस्था की विशिष्टता क्या क्या है? मतलब एकता व्यवस्था की क्या क्या विशिष्टता है? तो राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। राजस्व के रूप में ये फवाजिल एक वर्ड यूज होता था। क्या वर्ड यूज होता था? फवाजिल, ठीक है। सियासतनामा से इसकी जानकारी मिलती, जिसके रचयिता निजामुल मुल्क तुसी थे।
मुक्ति वली इक्तेदार को सैनिक भी रखने पड़ते थे, बिल्कुल सही बात है। और भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने एकता को बांटा था, यह बात भी सही है। यानी इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था को शुरू नहीं किया था, बल्कि मोहम्मद गौरी पहले से इस व्यवस्था को जानता था। अफगान शासक होने के नाते उसने भारत में आके इक्तादार के तौर पे खुद इल्तुतमिश को भी एक एकता प्रदान की थी। सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, यह भी सही बात है। और वंशानुगत यह पद्धति नहीं थी, लेकिन आगे चल के फिरोज शाह तुगलक यानी एफएसटी ने इसे वंशानुगत किया और तभी इसकी गत हो गई, यानी ये खराब स्थिति में चली गई। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के जो बड़े भाई थे जौना खां, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता, इनके कुछ ऐसे कृत्य किए गए थे इनके द्वारा जो कि बहुत दूरदर्शी थे और बहुत अच्छे कृत्य थे, लेकिन उस समय के जो मौलवी थे, मौलाना थे, वो इनसे नाराज हो चुके थे, उलेमा वर्ग। और इन मुस्लिम वर्गों को खुश करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कुछ ऐसी ऐसी पद्धतियों को जो है कि शुरू किया, जिसमें एकता व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया कि एक बार जिसे मिल गई उसके परिवार में ही ये पद्धति चलती रहेगी, और जिसकी वजह से इसकी स्थिति खराब होती चली गई एकता व्यवस्था की। हालांकि ये सारा का सारा जो है कि मैंने स्टेटमेंट आपको बता दिया। आगे देखते हैं हम पुस्तकों के बारे में और लेखक, जैसे तबकात ए नासरी, देखिए ये भी रिपीटेड प्रश्न आ गया। मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। तारीख फिरोज सही, शम्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी, इन दोनों ने मिलकर खत्म किया। तुगलक नामा की बात करेंगे तो अमीर खुसरो हो गए। हुमायूं नामा की बात करेंगे तो गुलबदन बेगम हो गई, क्योंकि ये हुमायूं की बहन थी। और रहला की बात करेंगे तो ये इब्न बतूता का, जो कि एक मोरक्को यात्री था, इसका यात्रा वृत्तांत था। दाम की बात करेंगे तो एक तांबे की मुद्रा थी जो कि शेरशाह सूरी द्वारा चलाई गई थी, और चांदी का रुपया भी था। देसाई की बात करेंगे तो राजस्व अधिकारी था। दीवान की बात करेंगे तो प्रांतीय राजस्व प्रमुख था। जरीब की बात करेंगे तो भूमि माप की एक इकाई थी, जरीब, जो कि एक रस्सी के रूप में जानी जाती थी। आगे चलते हैं। यहां पर मुल्ला दाऊद जो कि चंदायन से संबंधित है, ठीक है, और दामोदर कवि पद्मावती कथा लिखते हैं। सोमनाथ राग विबोध लिखते हैं। अमीर खुसरो आशिका लिखते हैं, प्रेम के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है ये आशिका। अगला प्रश्न, किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? यानी अकबर में तानसेन तो आए थे नवरत्न में, लेकिन उससे पहले ही तानसेन को संरक्षण दिया था। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह जी ने तानसेन को संरक्षण दिया था। पल्लव की बात करेंगे तो कांची राजधानी थी इनकी। इनके संस्थापक सिंह विष्णु थे, ध्यान देना, पल्लवों के। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर और सोर मंदिर, जिसको महाबलीपुरम मंदिर भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। क्या लिख रहा है कि पल्लव की बात करें तो कांची राजधानी, जो कि संस्थापक सिंह विष्णु थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर और सोर मंदिर बनवाया था महाबलीपुरम। पांड्य की बात करें तो इनकी मदुरै राजधानी थी। यादवों की बात करें तो देवगिरी राजधानी थी। काकती वंश की बात करें तो वारंगल राजधानी थी। कौन सी राजधानी? वारंगल। फिर आगे देखते हैं, स्मारकों के कालक्रम बताइए। भाई स्मारक जो बने, अटाला मस्जिद जो जौनपुर में मैंने बताई थी, झज्जर मस्जिद, अटाला मस्जिद, तो ये 1408 में सरकी वंश के द्वारा बनवाई गई। शेर शाह का मकबरा जो कि सासाराम में बना 1545 में बना। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में बना 1570 में बना। रबिया उद दौरानी का मकबरा जो कि औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीबी के लिए 1651 से 61, इसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं, या दक्कनी ताज यानी दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं, या फिर ताजमहल की भद्दी नकल भी आप कह सकते हो, क्योंकि बनाने का प्रयास ताजमहल की तरह ही किया गया जैसा इसके पिता ने बनवाया था। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने बनवाया था मुमताज बेगम के लिए, वैसे इसने औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपनी बीबी रानी उद दौरानी के लिए बनवाया था, राबिया उद दौरानी के लिए। क्लियर यहां तक? फिर आगे प्रश्न को देखें। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथनों की बात करते हैं। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। बिल्कुल सही बात है, मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने शुरू किया था। मनसबदारी का पद योग्यता और वरीयता क्रम पर दिया जाता था, यह भी सही है। और यह वंशानुगत पद नहीं था, जिस तरीके से इक्तेदार भी नहीं थी। जात और सवार इसमें पदयुक्त थे। जात का मतलब था कि वेतन, आपको कितना वेतन कितना जात आपका है उतना ही वेतन मिलेगा, और जो सवार होगा वो घोड़ों की संख्या के बारे में बताता था। तो जात और सवार। हालांकि इसमें आगे चल के जहांगीर ने सिंह अस्पा और 2 अस्पा करके जो एक पद्धति को शुरू किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? हालांकि खजुराहो मंदिर जो आपके एमपी में महोबा से 70 किलोमीटर दूरी पर है। महोबा हमारा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है यूपी का, बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता। महोबा, जालौन, उरई, चित्रकूट, बांदा, ये सब क्षेत्र सुने होंगे आपने। तो महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जो है कि जिला है, और वहीं से 70 किलोमीटर की दूरी पे खजुराहो के मंदिर है, जो कि चंदेल राजाओं ने बनवाए थे, और जिसमें पंचायतन शैली के मंदिर भी देखने को मिलते हैं, कंदरिया महादेव के मंदिर देखने को मिलते हैं। ये सभी खजुराहो मंदिर की विशेषता है। हालांकि खजुराहो मंदिर को बहुत सारे लोग, अब जो न्यू कपल्स हैं, वो उसको सेक्स पोजीशन के तौर पे देखते हैं। इट मीन्स कि उसमें बताते हैं कि भाई इस तरीके से आलिंगन या वगैरह वगैरह,
इस पे मत जाइए, आप ये देखिए कि उस मंदिर की जो कलाकृति है और उस मंदिर के अंदर की बात की जा रही है, उस पे आप फोकस करिए। ठीक है, आगे देखते हैं, मार्कंडेश्वर मंदिर की बात करेंगे, जो कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था और इसी को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना था। इसे मिनी खजुराहो भी कहते हैं और यह नागर शैली में स्थित है। शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों से संबंधित है, यानी तीनों संप्रदायों से संबंधित है। अगली बात करें, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस काल कला से है? तो ये बास कला से है, जिनका जन्म उड़ीसा और कर्मभूमि बिहार है। उड़ीसा में जन्म हुआ था लेकिन कर्मभूमि बिहार है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में बात करेंगे। ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में पारित किया गया था और 1891 में एज ऑफ कंसेंट आया था, जो कि बीएम मालाबारी के प्रयास से आया था। और इसके बाद 1929 में हरविलास शारदा जी के प्रयासों से शारदा अधिनियम आता है। ये तीनों प्रमुख रूप से शादी में लड़कियों और लड़कों की उम्र से संबंधित थे कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए विवाह करने के लिए, जिसमें बाल विवाह जैसी बुराइयों से दूर हटा जा सके, दूर किया जा सके नहीं। अब कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है, जैसे पावना आंदोलन 1873 से 75 में बंगाल में आयोजित किए गए। एका आंदोलन की बात करेंगे 1922 में बहराइच, हरदोई, सीतापुर, अवध यानी यूपी से संबंधित है। संथाल आंदोलन 1855-56 में सिद्धू कानू के नेतृत्वकर्ता में झारखंड वाले क्षेत्रों में था और ताना भगत आंदोलन 1914 में झारखंड में था। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। सांप्रदायिक निर्णय, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहा गया, सांप्रदायिक पंचायत, जो कि प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया था 16 अगस्त 1932। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी थी, आमरण अनशन, यरवदा जेल में। और वहां पर जाके गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता किया गया, पूना पैक्ट कहा गया जिसे, जिसमें रिजर्वेशन वगैरह की बात की गई, लेकिन पृथक निर्वाचन की पद्धति को समाप्त कर दिया गया। घटनाओं के कालक्रम की बात करेंगे, जैसे फिरोज शाह मेहता जी की मृत्यु 5 नवंबर 1915। इनकी मृत्यु दोस्तों गर्म पंथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई साजिश हुई थी, मेरे कहने का मतलब था कि फिरोज शाह मेहता जी बहुत सिद्धांतवादी थे और बहुत अपनी मान्यताओं पर अडिग रहने वाले थे। जैसे ही 1907 में सूरत अधिवेशन में जब गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए, कांग्रेस का विभाजन हो गए, तो फिरोज शाह मेहता जी के जीते जी तो इनका एकीकरण हो ही नहीं पाया। कई बार गरम पंथियों ने कोशिश की, नरम पंथियों ने कि आपस में विलय हो जाए, लेकिन फिरोज शाह मेहता जी इसके विरोध में खड़े रहते थे कि गरम पंथियों ने भारतीय पद्धति को छोड़ा है, आज़ादी को हमारे कमजोर किया है, इसलिए वो इसके खिलाफ रहते थे। और जैसे ही 5 नवंबर 1915 की इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जब हमारा 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ और वहां पे गरम पंथी और नरम पंथी एकजुट होते हैं कांग्रेस में, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी उसमें शामिल होती है, जिसे हम लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिरोज शाह मेहता जी की मृत्यु 5 अप्रैल 1915 में, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, साइमन आयोग की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी, लेकिन ये भारत 1928 में आया था। महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा पूछ रहा है, तो यात्रा तो दोस्तों 12 मार्च को शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को, और 5 अप्रैल 1930 तक चली थी। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक कानून तोड़ना, तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए क्या? 6 अप्रैल 1930। बहुत सारे बच्चे 12 मार्च लगा के चले आते हैं। अरे भाई, जिस दिन शुरू की गई उस दिन कोई कानून थोड़ा तोड़ा, 1 महीने बाद लगभग पहुंच के जो है कि उन्होंने कानून तोड़ा, 24 दिन बाद। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आईएनए के अधिकारियों यानी इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, आजाद फौज के नाम से जानी जाती थी, इन पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में 1945 में। और मुकदमा चला था गुरुबख्श के ऊपर, गुरुबख्श ढिल्लो जिसे कहते हैं, प्रेम सहगल के ऊपर और शाहनवाज के ऊपर। और इनकी वकालत भूला भाई देसाई के नेतृत्व के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू जी ने, तेज बहादुर सप्रू जी ने और काटजू जी ने शुरू की थी। इसी दौरान कहा जाता है एक स्टेटमेंट की नेहरू जी ने 25 साल बाद अपनी वकालत को दोबारा शुरू किया और काला कोट पहनना शुरू किया, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन का मतलब था कि किसी प्रकार से हम सहयोग नहीं करेंगे। नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसी समय वकालत को छोड़ दिया था। फिर 25 साल बाद 1945 में आईएनए के बचाव में भूला भाई देसाई के नेतृत्व में इन्होंने फिर से काला कोट पहना और वकालत शुरू की थी। ये स्टेटमेंट भी आता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ कथन है, जैसे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हुई थी 1784 में।
और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स को जब इसकी अध्यक्षता का पद दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे भी ज्यादा प्रतिभा के धनी विलियम जोन्स महोदय है और इन्हीं को अध्यक्षता देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या के प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी अध्ययन को प्रोत्साहित करना था। यह भी बात सही है, लेकिन फिर भी उसने विलियम जोन्स के आदर और सम्मान में यह पद छोड़ दिया। दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही है। आगे देखते हैं, जो राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों, शक संवत पे जो आधारित है, 78 ईस्वी में शुरू किया गया था कनिष्क के द्वारा, कुषाण शासक जो थे, और राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था इसी को। इलाहाबाद की संधि की बात करेंगे, 1765 में जो 2 संधियां हुई थी अगस्त में, ठीक है, 12 अगस्त और 16 अगस्त को हुई थी, याद होगा आपको। 1765 में बक्सर युद्ध के बाद, ठीक है। और मंगलौर की संधि की बात करेंगे, मंगलौर की संधि जो कि 1784 में हुई थी आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। फिर सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। सालबाई की संधि जिसको 20 वर्ष की शांति समझौता भी कहा गया, जिसके बाद 1802 ईस्वी में बसीन की संधि हो गई थी, जो मराठों के लिए एक अपमानित संधि थी। फिर मद्रास की संधि एक होती 1769 में। मद्रास की संधि जो 1769 में हुई थी, ये किसके बीच हुई थी, याद है आप लोगों को? पता है तो बताइए जरा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से संघर्ष के बाद हुई थी। मुझे लगता है आप लोग अब बता दोगे। चलो नहीं बता पा रहा तो मैं ही बताता हूँ। जो पहला आंग्ल और मैसूर युद्ध हुआ था हैदर अली का, उसमें हुई थी ये, ठीक है। यहाँ पे देखो इलाहाबाद संधि के बारे में मैंने डिटेल से लिखा भी है कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे और रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेज की तरफ से, इनके मध्य में संधि हुई। और संधि में क्या हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 26 लाख रुपए प्रति वार्षिक के पेंशन के बदले मिल गई। यानी अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इलाहाबाद संधि से प्राप्त हुई और बदले में जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, उनको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलने लगी, पहली संधि। दूसरा, अवध के नवाब जो उसमें सुजाउद्दौला महोदय थे, याद होगा आपको, इन्होंने कड़ा और इलाहाबाद मुगल सम्राट को दे दिए, ठीक है। दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 में, जिसमें क्लाइव और अवध के नवाब के बीच में हुई। अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे। इन्होंने कहा कि अवध में कर मुक्त व्यापार और स्थायी सेना रखने का प्रावधान था कि हम अवध में एक व्यापार करेंगे जिसके लिए कोई टैक्स नहीं देंगे और साथ ही साथ अपनी एक स्थायी सेना भी रखेंगे। तो ये दोनों प्रमुख संधियां थी। आगे देखते हैं घटनाओं का कालक्रम। जैसे सविनावज्ञा आंदोलन यानी नमक कानून कब टूटा, 6 अप्रैल 1930 को, जो कि दांडी मार्च या दांडी यात्रा 5 अप्रैल 1930 को कंप्लीट हुई थी। फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, जिसको कहा गया 2 संतों का समझौता, 2 महात्माओं का समझौता कह सकते हो, या 2 महात्माओं का मिलन, जो कि सरोजनी नायडू ने ये स्टेटमेंट यूज किया था। पूना पैक्ट की बात करेंगे, सितंबर 1932 में हुआ था ये, और अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। फिर क्रिप्स मिशन की बात करेंगे, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आता है भारत। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें भी काफी प्रश्न पूछे गए थे। अब अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो, लगातार आप लोग मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो यार प्लीज़ एक बार लाइक कर दो, क्योंकि लाइक हो जाता है तो हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए लगातार काम करते हैं दिन रात जग जग के, और साथ में वीडियो को सेव, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया होगा, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लो, वहां पर भी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम जरा। किताब का नाम देखेंगे, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यानी आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय जो हो रहा था और उसका विकास हो रहा था, ये बिपिन चंद्रा ने पुस्तक लिखी है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। असैनिक प्रशासन, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, बिल्कुल सही बात है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, यह भी सही बात है। कहने का मतलब है जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसमें यह तर्क दिया गया था कि बंगाल जो है कि बहुत बड़ी जो है कि क्षेत्रीय शक्ति है और इसका विभाजन करके ही हम इसका प्रशासन सही तरीके से चला सकते। लेकिन मूल उद्देश्य जो अंग्रेजों का था वो यह था हिंदू और मुस्लिमों की एकजुटता को तोड़ना। अगला प्रश्न यहाँ पे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला यानी सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला किसने बनाया था? सी राजगोपालाचारी जी ने। और जिन्ना ने इसे अस्वीकृत करते हुए कहा कि उन्हें दीमक लगा हुआ सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए, और 1944 में इसका आयोजन किया गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए। अब आ जाते हैं हम 2018 के PYQs को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं और कुछ कलाकार यानी जो लेखक है उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे ध्रुव दास की बात करेंगे, भक्त
या भगत नाभावली इन्होंने लिखी है। नाभादास की बात करेंगे तो भक्तमाल लिखा, उस्मान की बात करेंगे तो चित्रावली लिखी, रसखान की बात करेंगे तो प्रेम वाटिका लिखी, और केशव दास की बात करेंगे तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। अगला प्रश्न है, महापाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं बागौर से, यानी बागौर राजस्थान से। सिंधु सभ्यता से समय यूपी में कौन कौन से स्थल है? देखो, आलमगीरपुर मेरठ में, हुलास सहारनपुर में, और मुजफ्फरनगर में मांडी है, ध्यान देना, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में। कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वाजसनेयी जो कि प्रवर्तक इसके याज्ञवल्क्य हैं, और कृष्ण यजुर्वेद की संहिता मैत्रायणी तैत्तरीय संहिता, ये दोनों इसी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रमाण मिलता है किसमें? अयोध्या लेख में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? अयोध्या लेख में। उत्तराधिकारी धनदेव ने लिखवाया था। बेसनगर जो विदिशा का था, इसमें यवन राजदूत हेलियोडोरस का है ये। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि कलिंग शासक खारवेल का, जो कि जैन धर्म के समर्थक थे। और सारनाथ लेख की बात करें तो मौर्य शासक अशोक से संबंधित है, जो कि बौद्ध धर्म का समर्थक था। फिर अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? नाना देशी और मणिग्राम, ये संस्था थी। नाना देशी जो थी वो रत्नों, मसालों और घोड़ों आदि का व्यापार करती थी विदेशों से, और मणिग्राम जो थी वो हिंद महासागर में व्यापार करता था। तो ये दोनों अलग अलग संस्थाएं थी जो विदेशों से व्यापार करती थी। समुद्रगुप्त के समकालीन जो शासक थे दक्षिण भारत में, जिनको उसने हराया था, तो उनके राज्य क्या थे? जैसे धनंजय की बात करेंगे तो कुस्तलपुर थे धनंजय। नीलराज की बात करें तो अवमुक्त हो गए। उग्रसेन की बात करें तो पलक्का हो गया। विष्णु गोपा की बात करेंगे तो कांची हो गया। फिर यहाँ पे रियासत और शासकों की बात करेंगे हम। क्या है रियासत और शासक? जैसे देवगिरी रियासत के शासक शंकरदेव थे, होयसल के वीर बल्लाल थे, मदुरा के वीर पांड्य। अब यहाँ पे मंदिरों का एक कालक्रम पूछा गया है। जैसे सप्त पैगोडा की बात करेंगे तो 630 से लेके 88 ईस्वी में बना है, और नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। ये 688 होना चाहिए, ठीक है, 688 होना चाहिए। 88 तो बहुत गलत हो जाएगा, 688 होना चाहिए। इसके बाद महाबलीपुरम का एक तटीय मंदिर जिसको शोर मंदिर कहा जाता है, यह भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया, 700 से लेके 728। अच्छा, ठीक। यहाँ पे 630 से 88 का मतलब ही है 688, ठीक है, और 700 से 728 का मतलब है ये। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें 985 से 1014 ईस्वी तक राजराज प्रथम यानी चोल वंश ने बनवाया। गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर जो कि राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था 1014 से 1044 ईस्वी के बीच में। तो ये मंदिरों का कालक्रम हो गया। फिर अगला कथन है, भारत में मतलब भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। बिल्कुल सही बात है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए वो आक्रमण सफल हुए, यह भी बात है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि स्ट्रक्चर है, इनके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे अदीना मस्जिद, अटाला मस्जिद नहीं, अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में। लाल दरवाजा, रूमी दरवाजा जौनपुर में है। दाखिल दरवाजा गौड़ यानी पश्चिम बंगाल में है। तीन दरवाजा अहमदाबाद गुजरात में, और जहाजमल मांडू धार एमपी में। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। बिल्कुल सही बात है। और आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता है के शौकीन थे, यह भी बात सही है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का अर्थ क्या है? चकला जो कि सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई होती थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सूबा और परगना के बीच में एक इकाई होती थी, चकला के नाम से। दिल्ली में खैरुल मंजिल नामक एक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर की एक धाई माँ थी जो कि माहम अनगा के नाम से जानी जाती थी। 1561 में इन्होंने इसकी निर्माण करवाया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे कहते थे चौथ, यानी पड़ोसी राज्य की आय का 1/4 या 25% होता था। कहने का मतलब है कि मराठा अपने पड़ोसी राज्यों को कहते थे कि अगर तुम्हें बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा चाहिए या मराठा आक्रमणकारियों से सुरक्षा चाहिए, तो आपको उसके बदले में मराठा को क्या देना चाहिए? मराठा छत्रपतियों को चौथ देना चाहिए। और चौथ कितना होगा? पड़ोसी राज्य की जितनी भी आय होगी उसका 25% हमें मिलेगा। और एक सरदेश मुखी होता था जो कि अतिरिक्त कर के रूप में लिया जाता था आय का 10%, लेकिन ये मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ही लिया जाता था, मराठा साम्राज्य के बाहर नहीं लिया जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पे शासकों का कालक्रम। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया इस बार, अगर आप देखोगे आरओ एग्जाम में। जहांदार शाह 1712 से 13, मोहम्मद शाह 1719 से 48, अहमद शाह 48 से 54, आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 तक थे। फिर यहाँ पे कुछ विद्रोह के बारे में है, जैसे संथाल विद्रोह 1855-56 में हुए थे, और कोल विद्रोह 1831 में हुआ, खासी विद्रोह 1829 में हुआ, अहोम विद्रोह 1828 में हुआ। और अहोम विद्रोह की बात करेंगे तो ये दोस्तों असम में होता है।
और अगर खासी विद्रोह की बात करेंगे तो ये मेघालय में होता है, क्योंकि मेघालय में आपकी खासी जयंतियां जो पहाड़ियां ना, गारो खासी जयंतियां, वो उसी में है। फिर यहाँ पे 1857 के कुछ विद्रोहकर्ता थे और नेतृत्वकर्ता जो कहां कहां से नेतृत्व कर रहे थे। जैसे संभलपुर की बात करेंगे तो सुरेंद्र शाही वहां से थे। गंजाम की बात करेंगे तो राधा कृष्ण दंड सेना थे। कश्मीर की बात करेंगे तो गुलाब सिंह थे। लखनऊ की बात करेंगे तो बेगम हजरत महल थी। इलाहाबाद की बात करेंगे तो लियाकत अली थे। घटनाओं का कालक्रम की बात करेंगे, जैसे वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच, जिसमें 1854 में लाया गया और 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों में एक विश्वविद्यालय ओपन करने की बात की गई, जो कि लंदन विश्वविद्यालयों की तर्ज पर रहेगा हायर एजुकेशन से। बंबई, मद्रास, कलकत्ता, ये तीन प्रमुख विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई थी। हंटर आयोग की बात करेंगे, ये भी एजुकेशन से संबंधित है, जो कि 1882 में एस्टैब्लिश किया गया था। हालांकि एक और हंटर जांच कमीशन था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करता है। सैडलर आयोग की बात करेंगे 1917 में, यह भी एजुकेशन से रिलेटेड है। सार्जेंट योजना, यह भी 1944 में एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना के बारे में। 1904 में वीडी सावरकर जी, गणेश सावरकर जी, नारायण दामोदर सावरकर जी, यानी कि इन्होंने जो सावरकर बंधु थे, इन्होंने 1904 में इसकी स्थापना की, जबकि इसकी स्थापना 1897 में ही की जा चुकी थी मित्र मेला के नाम से। बस इसका नामकरण बदल दिया गया, अभिनव भारत समाज के रूप में कर दिया गया। किसने यह कहा कि कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधि संस्था कहा? लॉर्ड डफरिन ने कहा, जो कि 1884 से 88 तक भारत का वायसराय था, और इसने कांग्रेस की आलोचना करने के तौर पर कहा कि ये तो अत्यधिक अल्पसंख्यक, क्योंकि इसमें केवल और केवल 72 लोग ही शामिल हुए हैं पहले अधिवेशन में। तो ये बहुत बड़ी संस्था नहीं है, केवल 70-72 लोगों का एक ग्रुप है, ये एक अल्पसंख्यक ग्रुप है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। यह बात सही है कि पहले तो कैबिनेट मिशन को स्वीकृति दी गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, लेकिन बाद में उन्होंने वापस ले ली और 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। फैक्ट की बात करेंगे तो 6 जून 1946 को इन्होंने स्वीकृति दे दी थी कैबिनेट मिशन को, जो बाद में वापस ले ली गई। 29 जून 1946 को स्वीकृति वापस ले ली गई और लॉर्ड वेबल के सुझाव पे 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई और वित्त मंत्रालय लियाकत अली जी को दिया गया। अब आ जाते हैं 2017 के प्रश्न पे, फिर 2016 और 2015। अभी 3 वर्ष के पेपर और रह गए हैं, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल मत, आराम से बैठिए, चिल्ड आउट करिए। 1.5 घंटे में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अगले 10 से 15 मिनट में आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी और मजा आ गया होगा आप लोगों को इस तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व करने में, डिटेल चीजों को समझ के। और केवल आपको उस पीवाईक्यू को अब रट लेना। आपने देखा कई बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगर हर सब्जेक्ट के आप पीवाईक्यूज अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मिला के भी अगर हम देखें तो डायरेक्टली 15 से 20 प्रश्न डायरेक्ट आ जाते हैं आपके यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज। अभी तो आरओ पीवाईक्यूज बाकी है, प्री मेंस के, यूपी पीसीएस के मेंस पीवाईक्यूज बाकी है, जो कि मैंने कल रणनीति जो बताई थी उसी पर लेकर अब मैं आपको चल रहा हूं। काम शुरू कर दिया आज से और आपका प्रीलिम्स का अब डंका बजेगा। तो चलिए 2017 का पीवाईक्यूज देख लेते हैं। कथन है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन के अनुकूल था। बिल्कुल सही बात है भाई, भारत अधिक से अधिक निर्यात कर रहा था, यही तो हमारे लिए फेवरेबल स्थिति होती है ना। आज भी जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो भारत कब फेवरेट स्थिति में होता है? अच्छी स्थिति में, जब भारत अधिक से अधिक निर्यात करता है। तो ये उस समय भी कर रहा था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात, यानी ऐसा निर्यात था जिसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा था, रिटर्न नहीं मिल रहा था। यह बात भी सही है। और दादा भाई नौरोजी साहब ने इसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, यानी अनिष्टों का भी अनिष्ट कहा था। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का अर्थ क्या? गाय के लिए प्रयोग किया गया है। और पणी शब्द जो होता था, इस नामक व्यापारी जो कि पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात माने जाते थे ये लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे, किसे शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी, यानी कौन सी जो शैलकृत गुफा है चट्टानों की जहां पे 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ये कन्हेरी महाराष्ट्र में। और 11 सिरों के जो बोधिसत्व थे उनको अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगिरी और बिहार चट्टानों को काटकर बनवाए गए थे। बिल्कुल सही बात है, चट्टानों काटे गए थे। और पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पे दोनों कथन सही है। चैत्य क्या होता है दोस्तों? पूजा स्थल होता है। विहार क्या होता है? उनके रहने का स्थान होता है, निवास स्थान। अकबर के शासन काल में भू राजस्व यानी दक्कन में भू राजस्व वसूली की प्रचलित आधार क्या था? हल की संख्या के आधार पे। और उसी समय उत्तर भारत में जबती राजस्व व्यवस्था थी जो कि टोडरमल ने शुरू की थी शेरशाह सूरी के नेतृत्व में। फिर उसके बाद अकबर को भी उस सर्विस का लाभ मिला। जहांगीर के काल में
फ्रांसिस्को पल्सर्ट भारत आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था। औरंगजेब के काल में फ्रंक्वाइस वर्नियर आए थे जो कि फ्रेंच चिकित्सक थे, और शाहजहां के काल में निकोलो मनुची आए थे। अकबर के काल में एंथोनी मॉन्सरेट आए थे जो कि स्पेनिश पादरी थे। फिर आगे देखते हैं, गांधार कला की बात करेंगे, इसका डेवलपमेंट कुषाण शासन काल में सबसे अधिक हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो रुद्रदामन प्रथम का ये जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात में। मिलिंद पन्नों की बात करें तो मिनांडर से संबंधित है, इसमें मिनांडर और नागसेन के बीच में वार्तालाप है। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु है। और तक्षशिला लेख से पथिक, तक्षशिला लेख को पथिक ने लिखा है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। जौनपुर शहर स्थापित किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने बड़े भाई जौना खां की याद में। जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, और जौना खां के नाम से ही जौनपुर पड़ गया। स्वतंत्र जौनपुर राज्य के संस्थापक मलिक हुसैन सरवर साहब थे। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था, बहलोल लोधी के द्वारा दोबारा मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर हैं और इनके प्रतीक चिन्ह है। जैसे आदिनाथ की बात करेंगे तो वृषभ इनका प्रतीक चिन्ह है। मल्लीनाथ की बात करेंगे तो जल कलश है। पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो सर्प है। और पार्श्वनाथ का जो जन्मस्थली है वो वाराणसी में है जन्मस्थली। और संभवनाथ की बात करें तो इनका अश्व है। आगे देखते हैं, बराबर गुफा के बारे में जानते हैं, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में क्या क्या सत्य कथन है। तो यहां पर देखेंगे, इस पर कुल 4 प्रकार की गुफाएं हैं। लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। आजीवक संप्रदाय को निवास करने के लिए दान दे दी गई थी, और ये 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है, यानी कि 3री सदी, क्योंकि अशोक ने बनवाया, मौर्य शासन काल चल रहा है तो ये उसी से संबंधित होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद राजस्थान में था, जिसकी राजधानी विराटनगर है और वर्तमान के अलवर में मानी जाती है। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में किसे परास्त किया था? काकतीय शासकों की सेना ने काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को परास्त कर दिया था वारंगल में। हालांकि बाद में 1310 ईस्वी में जो है कि वारंगल का युद्ध हुआ था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। अब यहां पर आगे देखते हैं, हेक्टर मुनरो से संबंधित बात करें तो बक्सर के युद्ध 1764 से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करेंगे तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 तक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 तक है। वारेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक है। और लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक है। अब यहां पर आगे देखते हैं कि कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का एक भाग है जहां पे सब कुछ ही असंगत है। ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। कुछ विद्रोह है, जैसे पावना विद्रोह की बात करेंगे 1873 में शुरू किया गया। दक्कन किसान विद्रोह की बात करेंगे तो 1875 में शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे 1763 से 1800 ईस्वी में शुरू किया गया। आगे कोल विद्रोह की बात करेंगे तो 1831 से 32 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, आप देखेंगे किसने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया? राजाराम मोहन राय जी ने किया। जूरी अधिनियम क्या था भाई? जूरी मतलब किसे समेत है? न्यायपालिका समेत है। यूरोपीय या भारतीय ईसाई की सुनवाई हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश नहीं कर सकते हैं, यानी धार्मिक स्तर पर भेदभाव किया जाता है, वो भी न्यायपालिका में किया जाता है, क्योंकि ये जो जूरी होती है वो कहाँ से संबंधित है? ये आपकी न्यायपालिका से संबंधित है। डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे कहाँ कहाँ पे? सबसे पहला इन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में किया, फिर नागापट्टनम, चिनसुरा, सूरत, भड़ौच, आगरा, कोचीन, पटना, अहमदाबाद, इतनी जगहों पे इन्होंने स्टैब्लिश किए। स्वतंत्रता पूर्व किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। हालांकि स्वराज दल के बारे में अगर जानकारी लेते हैं कि इसका गठन 1 जनवरी 1923 को किया गया और इसके अध्यक्ष CR दास महोदय थे। महासचिव मोतीलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू जी। भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। अगला प्रश्न, कब बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में की गई थी। सतीश सावंत द्वारा तामलुक जातीय सरकार स्टैब्लिश की गई थी बंगाल में। चित्तू पांडे के द्वारा बलिया में समानांतर सरकार स्टैब्लिश की गई। YV चौहान और नाना पाटिल के द्वारा सतारा में एक सरकार स्थापित की गई थी। किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई दोस्तों? तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमे के रूप में जो 1929 से 33 तक है, और इसमें कम्युनिस्टों को सबसे अधिक गिरफ्तार किया गया, लगभग 33 कम्युनिस्टों में, जिसमें 3 ब्रिटिश अधिकारी भी थे, यानी कि 3 ब्रिटिश नागरिक भी या ब्रिटिश कह सकते हो अंग्रेज भी थे।
घटनाओं का कालक्रम की बात करें, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने 1917 में किया, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, फिर खेड़ा किसान आंदोलन 1918 और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919। तो ध्यान देना कि जब ये 1918 की बात होती है तो पहले उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए बोनस प्लेग जो था, जो प्लेग बोनस था उसके लिए किया गया था, फिर खेड़ा के किसानों के लिए किया गया था, ठीक है, लगान से संबंधित था। तो पहले खेड़ा नहीं आएगा, पहले अहमदाबाद आएगा। अब चलते हैं 2016 के प्रश्न को, फिर 2015 और फिर आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। कलिंग युद्ध के विवरण की बात करते हैं तो ये अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है इसका विवरण। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। रोमिनदेई स्तंभ लेख जो कि नेपाल की तराई में स्थित है, इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं क्योंकि इसमें बलि कर को समाप्त किया गया और राजस्व कर को भी जो है कि वृद्धि कर दी गई। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं जो कि दमदमा प्रतापगढ़ से संबंधित है। मध्य पाषाण स्थल कौन से? मदहा और सरायनहार जो कि यूपी में है, मानवीय आक्रमण के साक्ष्य प्राप्ति हुए हैं। और वहीं लंगनाच की बात करेंगे तो गुजरात से संबंधित है। फिर आ जाइए, पृथ्व्या प्रथम वीर किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की उपाधि है, यानी कि पृथ्वी पर जो सबसे पहला वीर हुआ है वो समुद्रगुप्त हुआ, यही पृथ्व्या प्रथम वीर का टाइटल था। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन है भाई? धर्मपाल है जो कि पाल वंश से संबंधित है, इसने विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। परम सौगत की उपाधि धारण की थी और हरिभद्र प्रसिद्ध बौद्ध लेखक इसके दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलापुरा की थी। हजारा और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी इन्होंने किया कृष्णदेव राय। जी हाँ बिल्कुल, ये वही विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तेलुगु में अमुक्त माल्यदा की रचना की थी और साहित्य का क्लासिकल युग भी इनको समय में कहता है, साहित्य का स्वर्ण काल भी आप इसको कह सकते हो। आगे देखेंगे, जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया? तो चित्रकला को इन्होंने संरक्षण दिया था। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता था। प्रमुख चित्रकार जो इसके समय थे जहांगीर के समय, फारूक बेग, अकारिजा, अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, दौलत, इनायत, ये कुछ प्रमुख जहांगीर के समय में कलाकार थे। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। हालांकि इल्तुतमिश इसका दामाद भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से इसने शादी भी की थी। आगे देखते हैं, किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? अकबर ने ली थी, नगाड़ा बजाने में भी वो कुशल था। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की थी वो था लखनऊ में। फिर आगे देख लेते हैं और अगला प्रश्न बाबर से संबंधित। बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित किया था जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इस युद्ध में तुगलमा पद्धति, बारूद, तोपखाने आदि का प्रयोग हुआ, जिसमें प्रमुख तोपची थे उनके उस्ताद अली और मुस्तफा, ये 2 प्रमुख तोपची थे जो तोपखाने चलाते थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 में जो कि मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जो कि अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से मिले जो कि मध्य पाषाण स्थल माना जाता है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ये वर्ड दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट हेमू के लिए प्रयुक्त किया गया था और हेमचंद्र भी विक्रमादित्य की टाइटल से जाना जाता था और पूरे इतिहास में 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी। देवबंद की बात करेंगे, देवबंद आंदोलन जो कि संयुक्त प्रांत यानी यूपी के सहारनपुर में शुरू हुआ था 1866 में। कहाँ पे शुरू हुआ था? सहारनपुर में। मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ये नेतृत्व करता है और इन्हीं की वजह से एक ननौता नाम की जगह पड़ती सहारनपुर में और एक गंगो नाम की जगह पड़ती गंगो ब्लॉक के नाम से। धार्मिक आंदोलन था ये, मुख्य रूप से कांग्रेस का समर्थन इसमें था और अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को किया गया जिसका नाम स्वराज पार्टी रखा गया था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति जिसमें कौन कौन से क्षेत्र सबसे पहले क्रम वाइज किए गए थे? तो लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी उसमें सतारा 1848 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। हालांकि इसमें करैली का भी नाम आता है, करौली करके, जो कि 1855 में था लेकिन उसको वैलिड नहीं माना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम लाल कुर्ती आंदोलन यानी खुदाई खिदमतगार के नाम से जानते हैं और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया? यह भी रिपीटेड है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 के विरोध में।
सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे थे 1820 से लेकर 27 ईस्वी तक, और इनके दौरान ही रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता माने जाते हैं मुनरो और कैप्टन रीड। 1792 में पहली बार 12 महल मद्रास में लागू की गई, फिर आगे चल के 1820 में पूरे मद्रास में कर दी गई, 1825 में बंबई भी आ गया, और 1858 में संपूर्ण दक्कन और असम और कुर्ग में भी ये लागू हो गई थी। ब्रिटिश भूभाग का टोटल 51% ये व्यवस्था थी, और हिस्सा और मतलब 51% हिस्सेदारी थी, और दर 1/3 निश्चित की गई थी। यहाँ पे जो रैयत वर्ड यूज किया गया है, रैयत का सीधा अर्थ होता है दोस्तों किसान, और यही वजह थी कि किसान इन्हें पूरे भारत में सबसे अधिक मिले, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट किसानों से एग्रीमेंट किया, पट्टा व्यवस्था की, और 51% तक जो है कि इसमें विस्तार इन्हें देखने को मिला। अगला प्रश्न है यहाँ पे, और लास्ट रहेगा ये 2016 के प्रीलिम्स का। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक एक्सला-सापल संधि से समाप्त होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक पेरिस की संधि तक होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 63 तक अनिर्णायक युद्ध रहता है, और प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक मद्रास संधि रहती है, जिसमें ब्रिटिशों की हार हो जाती है और हैदर अली जीत जाते हैं। अब यहाँ पे हम लास्ट ईयर को कवर कर रहे हैं 2015, हालांकि इससे पीछे भी जा सकते थे आप लोग, अगर आप जाना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जबकि मैंने घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की जो क्लासेस करा रखी है, जो प्लेलिस्ट में आप जाओगे वहां पे 81 क्लास है, उसमें ऑलरेडी जो है कि 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न शामिल हैं। लेकिन एक सीक्वेंस वाइज अगर आपको पढ़ना है तो आप इन पीडीएफ्स को पढ़ सकते हो, यहाँ से क्लास कर सकते हो, पीडीएफ को बाई कर सकते हो, जिसमें 2015 से 2023 तक के 9 साल के पूरे पीवाईक्यूज कवर किए गए हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं दोबारा। अशोक की बात करें तो अशोक की उपाधि प्रिय दर्शनी थी, यानी कि देवताओं को प्रिय लगने वाली उपाधि, जिसको प्रिय दर्शनी कहा गया। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक लिखी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य धारण करते थे, और स्कंदगुप्त की बात करें तो इन्होंने क्रमादित्य के नाम से रखी थी। सिकंदर के साथ भारत कौन आया था भैया? जब सिकंदर आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण करने आया था ना। निरयाकस आया था, आने सिक्रेटस आया था, अरिस्टोबुलस आया था। सीरियन राजदूत डाइमेकस मौर्य शासक बिंदुसार मतलब बिंदुसार दरबार में आया था। जो डाइमेकस है मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था, सीरियन राजदूत डाइमेकस। बाकी ये तीनों सिकंदर के साथ आए थे। फिर लाइफ ऑफ ह्वेनसांग हुइली ने लिखी, द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी, हिस्टोरियल फिलिपिकल ने लिखी थी, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने, और जियोग्राफी टॉलमी ने लिखी थी। आगे देखते हैं यहाँ पे, किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? दंतीदुर्ग ने कराया था। किसने कराया था हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य? दंतीदुर्ग ने। और दंतीदुर्ग कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दोस्तों। कदम्ब वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख युद्ध के बारे में है, क्रम से है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, और बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी। ये पूरी एक क्रोनोलॉजी के साथ है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, फिर राणा सांगा, फिर मेदिनी राय, और फिर बाबर बना बंगाल बिहार की सेना थी। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न देखते हैं, मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को दी थी, जो जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करें तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दी थी, जिसमें 7 अंग बताए थे राज्य को चलाने के। सबसे पहले स्वयं राजा या स्वामी, फिर अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष, मित्र। तो ये 7 अंग होने चाहिए। ऋग्वैदिक काल की मूल्यवान संपत्ति क्या थी? गाय, जिसका कम से कम 174 बार शब्द प्रयोग किया गया है। अकबर काल में जो निर्माण किया गया था, आगरा किला, इलाहाबाद किला और लाहौर किला। ध्यान से समझना, जो आगरा का जो रेड फोर्ट है वो अकबर ने बनवाया था, इलाहाबाद का किला 1583 में अकबर ने, और लाहौर का किला 1575 में अकबर ने। लेकिन जो दिल्ली का लाल किला है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को जो है कि अभिभाषण देते हैं और देश को संबोधित करते हैं, वो जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। और ताजमहल आगरा का, ये भी शाहजहां ने बनवाया था। दक्षिण भारत के पोलीगर कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। ये एक तरीके से प्रशासनिक अधिकारी के वर्ग में थे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये जो संकेतक है किसके? ये पुराणों के संकेतक है। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? क्रांतिकारी साम्यवादी दल, जो कि 1 अगस्त 1934 को एस्टैब्लिश किया गया था, और यह दल सीपीआई से अलग होकर बना था। जी हाँ, वही सीपीआई जो 1920 में ताशकंद में मानवेंद्र नाथ राय जी ने एस्टैब्लिश किया था, फिर आगे चल के भारत में 1925 में कानपुर में एस्टैब्लिश हुआ, और सीपीआई के नाम से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, और इससे ये अलग होकर अपना एक दल इसने बनाया। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था, मतलब जो मंदिरों में भ्रष्टाचार हो रहा था उसको समाप्त करने के लिए था। 1929 में
जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध क्या था? डोमिनियन स्टेटस से था। और लॉर्ड इरविन ने जो प्रस्तुत किया था 31 अक्टूबर 1929 को, इसी को दीपावली घोषणा पत्र भी कहा गया। और गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? माउंटबेटन ने कहा था। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत में आती है, जिसको मन बाटन या डिकी बर्ड या भारत विभाजन की योजना भी कहा जाता है। कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष चुना था श्रीमती एनी बेसेंट को 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन किसी भारतीय महिला को जब चुना गया तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को चुना गया। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बंगाल वो बेगम हजरत महल ने किया। लोकहितवादी उपनाम से किसको जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महादेव गोविंद रानाडे या एमजी रानाडे को कहते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण क्या था? एक जहाज था दोस्तों जो 1914 से संबंधित यह घटना है, जो कि वैंकूवर आइलैंड, जो कि कनाडा का वैंकूवर आइलैंड, तो वहां पर जाके पहुंचता है। गुरुदत्त शायद लेकर जाते हैं इनको। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यात्रियों के अधिकारों हेतु एक शोर कमेटी यानी तटीय कमेटी का गठन किया गया, और जिसमें हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह जी थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व 24 मार्च 1946 को दिल्ली आता है, और इसके जो सदस्य थे, जो इसके नेतृत्व करता थे, इसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ये सारे के सारे जो है कि इसके सदस्य थे। और जिसमें जो क्रिप्स मिशन 1942 में आता है ना, स्टैफोर्ड क्रिप्स का, वही दोबारा आते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन के रूप में, और उस दौरान ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये आपको पूरी पीवाईक्यूज आपको कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने 2015 से लेके 2023 तक के टोटल 9 साल के पेपर की, और 9 साल का अगर एवरेज में 20 प्रश्नों से लेकर चलता हूं तो आपने 180 प्रश्न पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब इसी के साथ साथ मैं सीसेट के भी पीवाईक्यूज अब शुरू करने वाला हूं। यानी अब पूरी तरीके से आपको कमर कस लेनी है हमारे ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि पूरी प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो रिवीजन सीरीज है इंपॉर्टेंट, उसी को पूरा कवर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।